हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक्स इस स्टोरी को अपना प्यार देने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। 11 आई नो। सक्षम के दिल में हीर के लिए जहर भरता जा रहा था क्योंकि सबके सामने हीर ने सारांश का दिया हुआ नेकलेस एक्सेप्ट कर लिया, जिस वजह से सक्षम की बहुत बेइज्जती हुई। सक्षम ने ठान लिया था कि वो इस बात का बदला हीर से लेकर रहेगा। सक्षम ने हीर को उसके घर छोड़ा और वहां से कहीं जाने के लिए निकल गया। वो कार ड्राइव कर रहा था तभी उसे एक कॉल आया। स्क्रीन पर कशिश का नाम फ्लैश हो रहा था। ये देख सक्षम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही उसने फोन उठाया, सामने से कशिश की धीमी लेकिन सेंशुअस आवाज सुनाई दी। कहाँ हो तुम बेबी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आई नो आज बहुत कुछ हो गया, लेकिन उसकी वजह से हमारे प्लान में कोई चेंज नहीं है ना। सक्षम ने अपनी टाई ढीली करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, हमारे प्लान में कोई चेंज नहीं है। मैं बस तुम्हारे पास ही आ रहा था। वैसे भी इतनी घटिया शाम के बाद कुछ पल तो चैन के मिलने ही चाहिए, और तुम्हारे अलावा मुझे कोई और सुकून कैसे दे सकता है। मैं बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूं। वैसे प्रीति का क्या हुआ? कशिश ने अपने हाथ साफ करते हुए कहा, उसे उसके घर छोड़कर आई हूं। पार्टी से निकलते वक्त कितने लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। मन तो कर रहा था कि उसे वहीं पर छोड़ दूं, लेकिन अगर वो किसी के सामने मुंह खोल देती तो प्रॉब्लम हमारे लिए ही बढ़ जाती, इसलिए उसे उसके घर छोड़कर आई हूं। बस अब तुम यहाँ पर जल्दी आ जाओ, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। सक्षम के चेहरे पर यह सुनकर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, बस तुम थोड़ी देर इंतजार करो मेरी जान, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर साथ में जाकर शॉवर लेंगे और कुछ प्यार से नोटी से मोमेंट स्पेंड करेंगे। ये कहते वक्त सक्षम के चेहरे पर फ्लटिंग मुस्कान थी। उसने फोन रख दिया और कार की स्पीड तेज कर दी। एक तरफ जहां सक्षम कशिश से मिलने के लिए होटल जा रहा था, तो वहीं हीर वो बॉक्स जिसमें मोतियों का हार रखा था उसे देखते हुए घर के अंदर दाखिल हो रही थी। हीर के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराहट शायद सिर्फ मोतियों के हार की वजह से नहीं थी, उसके पीछे कोई और वजह भी थी जिसे हीर महसूस तो कर पा रही थी, लेकिन शायद मान नहीं रही थी। हीर चलते चलते एक औरत से टकरा गई और उसके हाथ से वो नेकलेस का बॉक्स नीचे गिर गया। हीर ने तुरंत घबराकर उस बॉक्स को अपने हाथों में ले लिया और गुस्से से अपने सामने खड़ी औरत को घूरने लगी। लेकिन तभी उस औरत ने कहा, क्या बात है हीर, इतनी कहाँ खोई हुई हो जो तुम्हें सामने से चली आ रही इतनी बड़ी मैं दिखाई नहीं दी। हीर ने अपनी आंखों को साफ करते हुए कहा, क्या करूं मालिनी चाची, पता नहीं मेरी आंखों में आजकल कोई प्रॉब्लम हो गई है। वो फालतू चीजों को देखना बंद कर चुकी है। आई एम सो सॉरी कि मुझे आप दिखाई नहीं दिए। हीर ने एक बदतमीजी भरा जवाब उस औरत यानी कि अपनी चाची मालिनी के मुंह पर मार दिया। मालिनी हीर के पापा विक्रम के छोटे भाई विजय की पत्नी थी और कशिश की मां। मालिनी बचपन से ही हीर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि हीर कशिश से भी ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड थी। मालिनी हमेशा चाहती थी कि कशिश की शादी सक्षम से हो, जबकि उसके ससुर यानी कि हीर के दादाजी ने हीर की शादी सक्षम से फिक्स कर दी। हीर वहां से आगे बढ़ गई और अपने कमरे में जा रही थी, तभी मालिनी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया और उसे खींचते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है आज जो कुछ भी हुआ वो किसी को पता नहीं चलेगा? सोचो जब कल तुम्हारे और सारांश के इस क्यूट मोमेंट के बारे में घर में सबको पता लगेगा तो क्या होगा? तुम जानती हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। हीर ने अपना हाथ मालिनी के हाथों से छुड़ा लिया। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ चाची जी कि आप क्या कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब मुझे किसी से कोई डर नहीं। फिलहाल मुझे बहुत नींद आ रही है, आप भी अपने कमरे में जाकर सो जाए। कहीं ऐसा न हो कि सर्वेंट आपको देखकर डर जाए। वो क्या है ना, कुछ उन्हें इस घर में चुड़ैल या डायनो को देखने की आदत नहीं है। हीर मुस्कुराते हुए उस डब्बे को लेकर वहां से अपने कमरे में चली गई। जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो वहां पर पूरा अंधेरा छाया हुआ था। कमरे में जरा सी भी रोशनी नहीं थी। हीर ने लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन तभी पूरे घर की बिजली चली गई। हीर अचानक बिजली के जाने से घबरा गई। उसे अंधेरे से डर लग रहा था, इसलिए वो तुरंत खिड़की के पास गई और उसने खिड़की खोल दी। चांद की हल्की सी रोशनी उस पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। हीर ने अपना फोन निकाला और फ्लैशलाइट ऑन कर माचिस और मोमबत्ती ढूंढी। मोमबत्ती जलाकर वो बेड के साइड टेबल पर रखने ही जा रही थी कि तभी उसने कुछ देख लिया और वो जोर से चीख पड़ी। हीर अभी चीखी ही थी कि बिस्तर पर पड़े आदमी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि हीर को पलक झपकाने तक का मौका नहीं मिला और उस आदमी ने तुरंत हीर को अपने नीचे कर लिया और वो हीर के ऊपर आ गया। ये आदमी और कोई नहीं सारांश था। क्या कर रही हो स्वीटहार्ट? अगर तुम थोड़ा और तेज से चिल्लाई तो या तो मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे या फिर किसी को हमारे इस सीक्रेट शादी के बारे में पता चल जाएगा।
क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अगर तुम्हारा पति बेहरा हो जाएगा या फिर उसके सास ससुर उसे इतनी रात को उनकी बेटी को परेशान करने के लिए जेल भेज दे। हीर कुछ कहना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी क्योंकि सारांश का हाथ अभी भी हीर के मुंह पर था। उसने आंखों से सारांश को कुछ इशारा किया जिसके बाद सारांश ने अपना हाथ हटाया। हीर ने तुरंत सारांश को धक्का दिया और उसे बेड की साइड पर धकेल दिया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और बिना बताए दोबारा मेरे कमरे में कैसे घुस आए? और मैं तो कमरा लॉक करके गई थी, फिर तुम कहाँ से आए? सारांश ने एक हाथ हीर की कमर पर रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। उसके होठों के करीब आते हुए सारांश ने धीमी आवाज में कहा, तुम भूल रही हो बीवी, तुम्हारा पति सारांश ओबरॉय है। मैं मुश्किल से मुश्किल लड़कियों के दिल में घुस जाता हूँ, ये तो फिर भी एक कमरा है। सारांश की ये बात सुन हीर को गुस्सा आ गया। उसने फिर से सारांश को खुद से दूर धकेल और कहा, तुमसे कितनी बार कहा है बिना मेरी इजाजत के मुझे छुआ मत करो। और मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है बीवी कि मुझसे थोड़ा तमीज से पेश आया करो। आज मैंने तुम्हें इतना खूबसूरत तोहफा दिया और तुमने मुझे रिटर्न गिफ्ट में कुछ भी नहीं दिया। वैसे ये हमारी शादी का तोहफा है, तुम मुझे क्या तोहफे में दोगी? हीर ने वो डब्बा देखा और उसे उठाकर सारांश के हाथों में रखते हुए बोली, मैंने तुमसे नहीं कहा था मुझे कोई तोहफा देने के लिए और मैं तुम्हें कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं देने वाली, चाहो तो इसे लेकर जा सकते हो। सारांश मुस्कुराने लगा। उसने वो डब्बा खोला और उसके अंदर का नेकलेस देखा जो इस वक्त अंधेरे में भी चमक रहा था। उसने वो नेकलेस निकालकर हीर के गले में पहनते हुए कहा, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं इसे वापस ले जाऊं? कम ऑन, छुपाने की जरूरत नहीं है, जानता हूं कि तुम्हें ये कितना पसंद है। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे रिटर्न गिफ्ट नहीं देना चाहती तो मैं क्या कर सकता हूं? वैसे भी हम ओबरॉयज का दिल बहुत बड़ा है, शायद राजवंश फैमिली के लोगों के पास इतना बड़ा दिल नहीं। बात अब हीर के खानदान पर आ गई थी जो हीर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत इस बात को ईगो पर ले लिया और कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजवंश खानदान के लोगों का दिल भी बहुत बड़ा है, तुम बताओ तुम्हें क्या रिटर्न गिफ्ट चाहिए? सारांश ने प्यार से एक उंगली हीर के गालों पर फेरी और कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटी सी प्यारी सी किस। सारांश की बात सुन हीर की आंखें बड़ी हो गई। हीर का ये रिएक्शन देख सारांश ने कहा, व्हाट, तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे आज से पहले तुमने कभी किसी को किस नहीं किया। हीर की नजरें नीची हो गई। ये देख सारांश फिर बोला, ओ गॉड, डोंट टेल मी कि सक्षम के साथ इतने टाइम तक रिलेशनशिप में होने के बावजूद तुमने उसे कभी किस नहीं किया। हीर को बहुत एम्बारासमेंट हो रही थी। वो नहीं चाहती थी कि सारांश उसे ओल्ड स्कूल या नौसिखिया समझे, इसलिए उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने किया है ना, मैं सक्षम को किस किया है। सारांश धीरे से हीर के काफी करीब आ गया और उसके खुले उड़ते हुए बालों को उसके कान के पीछे लगाते हुए बोला, झूठ मत बोला करो बीवी, वो क्या है ना, तुम्हें ढंग से झूठ बोलना तक नहीं आता। ये कहते हुए सारांश धीरे धीरे हीर की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसके और हीर के होठों के बीच अब कुछ ही सेंटीमीटर का फासला बचा था। दोनों एक दूसरे की तेज गर्म सांसों को महसूस कर पा रहे थे। हीर भी अब सारांश की मौजूदगी से बहकती जा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को पूरी तरह से सारांश की बाहों में छोड़ दिया। सारांश भी धीरे धीरे ही की कमर पर अपना हाथ रख उसे अपने करीब लाने लगा, लेकिन इससे पहले कि दोनों के होंठ आपस में टकरा पाते सारांश का फोन बज उठा। अचानक फोन के बजने से हीर का ध्यान टूटा और उसने रियलाइज किया कि वो अभी अभी क्या करने वाली थी। वो तुरंत सारांश से दूर हो गई। उसने जब फोन की स्क्रीन देखी तो उसे पर किसी अदिति नाम की लड़की का कॉल आ रहा था। ये देख हीर को गुस्सा आ गया। उसने सारांश को खुद से दूर धकेल दिया और चिढ़कर बोली, हाँ, नहीं किया मैंने आज तक सक्षम को किस, और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो हर दूसरे लड़के पर मुंह मारती फिरूं। उठा लो, लगता है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तुम्हें बहुत मिस कर रही है और मैं तुम दोनों के बीच में थर्ड बिल नहीं बनना चाहती। हीर उठकर बाथरूम की तरफ जा रही थी। सारांश उसके पीछे आया और उसे पीछे से हक करते हुए बोला, जैसे तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है अदिति मेरी। लेकिन हीर अदिति का नाम देखकर गुस्से में इतनी पागल हो चुकी थी कि उसे सारांश की बातों से कोई मतलब नहीं था। उसने सारांश को खुद से दूर धक्का दे दिया और कहा, वो कौन है, क्या है, मुझे ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जहां तक रही किस की बात तो मैं तुम्हें किस नहीं करने वाली। तुम्हें कुछ और चाहिए तो मुझे बता देना, या फिर मैं इस नेकलेस के पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगी। इसके अलावा मुझसे और कोई उम्मीद मत रखना। इतना कहकर हीर बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। उसके जाते ही सारांश ने अपना फोन उठाया और अदिति को वापस कॉल किया। जैसे ही दूसरी तरफ से फोन उठाया किसी आदमी की आवाज आई, 50 करोड़, आर यू सीरियस सारांश? तुमने 50 करोड़ का नेकलेस किसी लड़की को ऐसे ही गिफ्ट दे दिया?
सारांश के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक सख्त हो गए। उसने बड़े ही रौबदार अंदाज में कहा, हाँ दे दिया, क्योंकि वो मेरे पैसे थे, मैंने अपनी मेहनत से कमाए थे। मुझे उसका जो करना होगा मैं करूंगा, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और वो कोई आम लड़की नहीं है, मैं उस लड़की से प्यार करता हूं तो दोबारा उसका नाम इज्जत से लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। सारांश के चेहरे पर अलग ही जुनून और नफरत दिखाई दे रही थी जब वो उस आदमी से बात कर रहा था। उसने फोन काटा और गुस्से में खिड़की के रास्ते से ही निकल गया। जाते वक्त उसने बाथरूम की तरफ देखा और मुस्कुराकर बड़बड़ाया, हीर राजवंश, सॉरी मिसेज हीर, सारांश ओबरॉय, किस तो तुम मुझे करोगी और बहुत जल्द करोगी, वो भी खुद से मेरे पास आकर, और ये सारांश ओबरॉय का चैलेंज है। सारांश कभी अपने चलेगे हारता नहीं। अपनी जिद मनवाने के लिए और हीर से किस हासिल करने के लिए किस हद तक जाएगा सारांश? क्या हीर को सारांश के इरादों की भनक लग पाएगी? कौन है ये अदिति और कौन था वो आदमी जो फोन की दूसरी तरफ था? और उससे बात करते वक्त सारांश इतना गुस्से में क्यों था? 12 हीर सारांश का बोलबाला, सक्षम का घटिया प्लान। एक तरफ सक्षम ने तय कर लिया था कि वो हीर से ऑक्शन पार्टी में हुई अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहेगा, वहीं दूसरी तरफ जब हीर ने सारांश को किस करने से मना कर दिया तो सारांश ने भी जिद पकड़ ली कि वो कुछ भी करके हीर से किस लेकर रहेगा। अगली सुबह हीर कसमसा कर उठी। आज की सुबह उसके लिए काफी नई थी। उसने खिड़की से बाहर देखा और सूरज के हल्की फैलती किरणों को देख मुस्कुराने लगी। खिड़की के पास आकर उसने ही बाहर का नजारा देखा। नए दिन और नई उम्मीद के साथ उसने खुद से ही कहा, आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई एम श्योर जो न्यूज़ कल मैंने मीरा को दी थी वो आज के पेज 3 की हेडलाइन बन चुकी होगी। यही सोचकर हीर मुस्कुराने लगी। कुछ सोचकर वो तुरंत बाथरूम में गई और कुछ ही देर में फ्रेश होकर बाहर निकली। वो जैसे ही ब्रेकफास्ट टेबल पर गई वहां उसने आज पूरे परिवार को इकट्ठा नाश्ता करते हुए देखा। हीर के चाचा विजय, उनकी बीवी मालिनी, विक्रम, माही, कशिश और दादी माँ सब एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। हेड ऑफ द फैमिली की चेयर पर दादी माँ बैठकर आराम से नाश्ता खा रही थी। उनके बिल्कुल बगल में मालिनी की कुर्सी थी। हीर को आते देख मालिनी तुरंत सुहासिनी देवी यानी हीर की दादी माँ से कहा, देखिए माँ, हीर आ गई, आप उसका चेहरा देख रही है, इससे किसी भी बात का कोई अफसोस नहीं है। जरा देखिए तो कितनी आराम से चली आ रही है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि कल जो कुछ भी हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुहासिनी देवी ने घुरकर हीर को देखा। हीर आकर ठीक सुहासिनी देवी के सामने वाली कुर्सी यानी कि दूसरे छोर पर जाकर बैठ गई। उसने अपनी प्लेट में नाश्ता निकाला और नाश्ता करने लगी। तभी सुहासिनी देवी ने फिर से कहा, तुम इतनी आसानी से यहाँ बैठकर नाश्ता कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि कल की तुम्हारी हरकत की वजह से क्या हुआ है? हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मानो उसे पहले से ही पता था कि आज ऐसा कुछ जरूर होने वाला है। उसने नाश्ता जारी रखा और मुंह में खाना भरे हुए बोली, मैंने क्या किया दादी माँ? हीर को अभी भी इतना शांत और खुश देख दादी माँ ने हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा, तुम नहीं जानती तुमने क्या किया। कल तुमने सारांश ओबरॉय का दिया हुआ गिफ्ट सबके सामने एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से सक्षम और पूरे मेहरा फैमिली की कितनी बेइज्जती हुई, और तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ। सुहासिनी देवी ने फिर विक्रम से कहा, देख रहे हो विक्रम, तुम्हारी छुट ने इसे कितना बदतमीज बना दिया है। इस लड़की को अब किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता। वहां बेचारा सक्षम कितना परेशान हो रहा होगा ये न्यूज़ देखकर। क्या तुमने भी आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? देखो जरा देखो, तुम्हारी बेटी की वजह से सक्षम और उसके परिवार की कितनी बेइज्जती हो रही है। विक्रम को इन सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कल रात उसकी एक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, जिसके बाद वो घर देर से वापस लौटा था और आते ही थककर सो चुका था। विक्रम ने न्यूज़पेपर खोला तो पेज 3 पर सारांश और हीर की एक बहुत बड़ी तस्वीर थी, जिसमें सारांश घुटनों के बल बैठकर हीर को वो नेकलेस दे रहा था जो उसने नीलामी में खरीदा था। वो तस्वीर देख विक्रम को थोड़ा अजीब लगा। उसने पूरी न्यूज़ पढ़कर हीर से पूछा, हीर बेटा ये सब क्या है? हीर ने थोड़ा सा जूस पिया और अपने पापा को सफाई दी, पापा मैं क्या करती? सबके सामने सारांश ने ये कह दिया कि ये उसकी तरफ से मेरी और सक्षम की शादी का तोहफा है, और अगर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी तो उसे ऐसा लगेगा कि अब तक हमने उसे पिछली सारी चीजों के लिए माफ नहीं किया। अब आप ही सोचिए कि अगर मैं ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करती तो आज पेज 3 की न्यूज़ ये होती कि ओबरॉय फैमिली और राजवंश फैमिली में अभी भी कोई प्रॉब्लम है। हीर की बात सुन माही तुरंत बोली, हीर बिल्कुल सही कह रही है, मुझे नहीं लगता कि उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करके हीर ने कोई गलत काम किया है, और जहां तक रही बोली जीतने की बात तो सक्षम। इससे पहले कि माही अपनी बात पूरी कर पाती सुहासिनी देवी ने चिल्लाकर कहा, मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा है माही, तुम अपना मुंह बंद रखो।
वैसे भी तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां ये सब बातें नहीं समझ सकती। इसलिए मैंने विक्रम से कहा था कि किसी ऐसी लड़की से शादी करे जो हमारे स्टेटस की हो, लेकिन उससे तो तुम ही चाहिए थी। अब तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे नक्शे कदम पर चल रही है। अपनी माँ की बेइज्जती हीर बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसने तुरंत सुहासिनी देवी को उल्टा जवाब दिया, एक्सक्यूज मी दादी माँ, आप मेरी मॉम से इस तरह बात नहीं कर सकती। पहली बात, मैंने कोई इतना गलत काम नहीं किया है। सारांश से गिफ्ट एक्सेप्ट करके सिर्फ दो परिवारों के बीच चलती आ रही दुश्मनी को खत्म करने की पहल की है। और दूसरी बात, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की है जिससे मेरे माँ या पापा का सर शर्म से झुक जाए। अगर आपको ये इज्जत और खानदान की मान मर्यादा की बात ही करनी है तो आप कशिश से कीजिए। उससे पूछिए कि कल वो उस ऑक्शन पार्टी में मेरे मंगेतर के साथ क्या कर रही थी और पूरी रात भर वो कहाँ गायब थी। अचानक कशिश का नाम बीच में आते ही कशिश की आंखें बड़ी हो गई। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हीर उस बात को इस तरह सबके सामने लेकर आएगी। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता कशिश ने अपने बचाव में कहा, मैंने क्या किया हीर? तुम अपने हिस्से की डांट भी मुझे खिलवाना चाहती हो क्या? मुझे तो कावेरी आंटी ने कहा था कि मैं सक्षम के साथ उस पार्टी में चली जाऊं क्योंकि तुम्हें ऐसी पार्टियों में जाना पसंद नहीं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कावेरी आंटी ने तुम्हें सिर्फ सक्षम को वहां पर कंपनी देने के लिए कहा था, उसके हाथों में हाथ डालकर। पूरी पार्टी में घूमने के लिए नहीं कशिश। और दादी, आपको पता है कल पार्टी में सबने कशिश और सक्षम को एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर घूमते हुए देखा। क्या इस बात से परिवार की इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी, या फिर इस परिवार की इज्जत का ठेका सिर्फ मैंने ले रखा है? हीर ने गुस्से में इतना सब कुछ एक ही सांस में कह दिया। हीर को इतने गुस्से में देख माही और विक्रम दोनों शॉक्ड थे। आज से पहले हीर कभी इतनी गुस्से में उन्हें नजर नहीं आई थी। आज पहली बार उन्होंने हीर को किसी पर इतना गुस्सा करते हुए देखा था। बात कशिश पर आ रही थी, ये देख मालिनी उसके बचाव में तुरंत आर्गुमेंट के बीच में आ गई। हीर पार्टी में कई बार ऐसा होता है, एक दूसरे को कंपनी देने के लिए कई बार लोग आपस में डांस कर लेते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस तरह 50 करोड़ का गिफ्ट किसी से एक्सेप्ट करना, ये तो मेरे भी समझ के बाहर है। सुहासिनी देवी ने भी मालिनी का साथ दिया, तुम्हारी चाची बिल्कुल सही कह रही है हीर। जो हो गया सो हो गया, अब मैं उस बारे में ज्यादा बहस नहीं करना चाहती, लेकिन तुम आज के आज वो गिफ्ट ओबरॉय को वापस भेज दोगी और आज के बाद कभी सारांश ओबरॉय से कोई रिश्ता नहीं रखोगी। हीर को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने जैसे तैसे अपने गुस्से पर काबू किया और वापस कुर्सी पर बैठ गई। उसने पैर पर पैर चढ़ाए और चम्मच को हाथों में घूमते हुए बोली, ठीक है दादी माँ, मैंने तो सोचा था कि आपको ऐसी एंटीक ज्वेलरी बहुत पसंद है, तो वो नेकलेस मैं आपको गिफ्ट कर दूंगी। ज्वेलरी का नाम सुनते ही सुहासिनी देवी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या सच में तुम वो नेकलेस मुझे गिफ्ट करना चाहती हो? ये तो बहुत अच्छी बात है ही बेटा। सुहासिनी देवी के मुंह से लाल टपकने लगी थी। ये देख हीर ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा देने वाली थी, लेकिन अब तो आपने कह दिया ना कि मैं वो नेकलेस सारांश को वापस लौटा दूं। सुहासिनी देवी तुरंत बोल पड़ी, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वैसे तुम भी सही कह रही थी। अगर इस एक गिफ्ट से दो परिवारों के बीच की दुश्मनी खत्म होती है तो हमें इस मैटर को और लंबा नहीं खींचना चाहिए। हीर मुस्कुराने लगी और उसने अपने माँ बाप की तरफ देखा, जो सुहासिनी देवी के बदलते रूप को देखकर शॉक्ड रह गए थे। हीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह दादी, आप बहुत स्मार्ट हो। वैसे खैर आपने तो कह दिया ना कि आपको तो नेकलेस किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं है, तो आई एम श्योर कि अब आपको वो हार अच्छा भी नहीं लगेगा, तो उसे मेरे पास ही रहने दीजिए। अपनी बात पूरी कर हीर उठकर वहां से मुस्कुराते हुए अपने कमरे में वापस चली गई। सुहासिनी देवी को पता ही नहीं चला कि कब हीर ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया था और उस नेकलेस को भी अपनाने के लिए मना लिया था। सब नाश्ता खत्म कर अपने अपने काम पर चले गए। माही को अपनी एक दोस्त को मिलने जाना था, इसलिए वो वहां निकल गई। कामिनी, मालिनी और सुहासिनी अपने कमरे में बैठी कुछ बातें कर रही थी। कशिश अपने दोस्तों के साथ सैर सपाटे पर गई हुई थी और विक्रम इस वक्त ऑफिस में था। एक तरफ घर में न्यूज़पेपर में छपी उस न्यूज़ को लेकर हंगामा मचा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ मेहरा हाउस में इस वक्त सक्षम अपने कमरे में बैठा हुआ ऑनलाइन न्यूज़ देख रहा था, जिसमें हर तरफ सिर्फ सारांश और हीर छाए हुए थे। एक ऑनलाइन पोर्टल ने लिखा था, जो नेकलेस हीर राजवंश को पसंद आया वो उनके फ्यासे के बदले मिस्टर ओबरॉय ने उन्हें गिफ्ट किया, वो वाटर जेंटलमैन। दूसरे पोर्टल पर लिखा था, नीलामी में हुई मिस्टर मेहरा की इज्जत नीलाम, मिस्टर ओबरॉय ने जीता मिस राजवंश का दिल। तीसरी पोर्टल में लिखा था, 50 करोड़ का गिफ्ट देकर सारांश ओबरॉय बना सबकी आंखों का तारा।
हर पोर्टल पर सिर्फ और सिर्फ हीर और सारांश के बारे में ही बात चल रही थी और कहीं गलती से भी सक्षम का नाम आया भी था तो उसकी बेइज्जती या मजाक उड़ाने के लिए ये सब कुछ देखकर सक्षम को बहुत गुस्सा आया। उसने अपना फोन जमीन पर पटक दिया जिससे वो टुकड़े टुकड़े हो गया। सक्षम के कमरे से तेज आवाज सुन उसके माँ बाप उसके कमरे में भागते हुए आए। सक्षम को गुस्से में लाल पीला होते देख उसकी माँ कावेरी ने कहा, सक्षम बेटा क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो और ये क्या किया तुमने, अपना फोन तोड़ दिया। सक्षम ने गुस्से में अपनी मां को पीछे धकेलते हुए कहा, मोम प्लीज आज मेरे सामने मत आना वरना पता नहीं मैं कुछ और भी तोड़ दूंगा, मेरा दिमाग दर्द से फटा जा रहा है। आपने न्यूज पढ़ी, हर जगह सिर्फ और सिर्फ वो सारांश छाया हुआ है, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं और हीर उसने तो बेशर्मों की तरह सबके सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट करती है कि मैं खुशी से नाचूं, गाऊं, मौज मनाऊं। कावेरी ने सक्षम को शांत करते हुए कहा, बेटा शांत हो जाओ प्लीज, अपने आप पर काबू रखो। एक बार हीर और उसकी प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ आ गई उसके बाद तुम जैसे चाहो जब चाहे हो उस सारांश से बदला ले सकते हो, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना ही होगा वरना हमारे इतने सालों का बना बनाया प्लान चौपट हो जाएगा। सक्षम ने एक गहरी सांस ली और बेड पर लेट गया। कुछ देर यूं ही गहरी सांस लेने के बाद सक्षम ने कहा, आप सही कह रहे हैं मॉम, इस वक्त अपने गुस्से पर काबू करना बहुत जरूरी है, लेकिन इस बार हीर ने जो किया है मैं उसके लिए उसे माफ नहीं करूंगा, उसे सजा तो मिलकर रहेगी। सक्षम के चेहरे पर एक खौफनाक हंसी थी। कावेरी ये देखकर चौंक गई। उसने सक्षम पर शक जताया, क्या मतलब, तुम क्या करने का सोच रहे हो सक्षम, तुम्हारे एक्सप्रेशन से मुझे भी डर लग रहा है। सक्षम हंसने लगा, डरना चाहिए मॉम, डरना चाहिए। जो कुछ भी हीर ने किया है उसके बाद उसे जरूर डरना चाहिए। तुम क्या करने वाले हो सक्षम? सक्षम ने प्यार से अपनी मां से कहा, सोचिए मॉम, क्या हो अगर हीर के साथ कुछ लड़के बदतमीजी करें, उसकी कुछ फोटोज और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाए और फिर भी मैं यानी कि सक्षम मेहरा उससे शादी कर ले। सोचिए फिर से एक बार सबकी नजरों में मैं ऊपर उठ जाऊंगा। लोग तो यही कहेंगे कि हीर जैसी लड़की जिसकी इज्जत लूट चुकी है उससे शादी करके मैंने बहुत बड़ा काम किया है ना? सक्षम को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे वो मजाक कर रहा हो। उसके इस प्लान से कावेरी भी थोड़ी घबराई हुई थी। क्या हीर खुद को इस आने वाले खतरे से बचा पाएगी? एक तरफ सक्षम का बदला और दूसरी तरफ सारांश का जुनून, क्या इन दोनों से हीर अकेली लड़ पाएगी? 13 इंसल्ट हीर के लिए जाल। न्यूज़पेपर में हर जगह सारांश और हीर की बात हो रही थी जिस वजह से सक्षम बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने तय कर लिया था कि वो हीर के पीछे कुछ गुंडे लगाएगा जो पहले ही की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे और फिर उसके फोटोज और वीडियो ऑनलाइन अपलोड करेंगे। इन सब के बावजूद सक्षम हीर से शादी करेगा और उसका नाम और रुतबा ऊंचा हो जाएगा। सक्षम को देखकर उसकी मां को भरोसा हो गया था कि वो मजाक नहीं कर रहा था। सक्षम भी इस बात को लेकर बहुत सीरियस था। उसने दूसरा फोन उठाया और किसी को कॉल लगाया। सामने से एक आदमी ने फोन उठाया। सक्षम तुरंत बोला, रॉकी एक बहुत ही जरूरी काम है, एक लड़की है उसकी फोटो भेज रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने आदमियों के साथ इसका पीछा करो और मौका मिलते ही इसको इसकी औकात याद दिलाओ। इसके फोटोज और वीडियो इस तरह लेना कि बाद में ये दुनिया को अपना चेहरा दिखाने के लायक ना बचे। दूसरी तरफ से रॉकी नाम के उस आदमी ने जवाब दिया, बॉस आप चिंता मत कीजिए, बस उस लड़की की फोटो और डिटेल भेज दीजिए, आगे क्या करना है कैसे करना है ये हम अच्छे से जानते हैं, आपका काम हो जाएगा। सक्षम मुस्कुराने लगा। उसने फोन काटकर हीर का फोटो और उसकी डिटेल रॉकी को भेज दी। सक्षम ने खुद से ही कहा, अब मैं देखता हूँ हीर की कितने वक्त तक तुम मुझे तेवर दिखती हो और कैसे वो सारांश तुम्हारे जरिए मेरी बेइज्जती करके सबके सामने हीरो बनता है। एक तरफ जहां सक्षम ने हीर को बर्बाद करने का प्लान बना लिया था, वहीं दूसरी तरफ हीर रावी के साथ उसके घर के कमरे में बैठी हुई थी। रावी ने भी हर जगह सारांश और सक्षम की न्यूज देख ली थी। उस न्यूज को देख रावी मुस्कुराते हुए बोली, तुमने आज की न्यूज पढ़ी? क्या मसालेदार खबर छपी है। वैसे बड़ा मजा आया उस सक्षम को सबके सामने इस तरह मजाक बनते देख। वैसे क्या तुम्हें पता है कल रात सक्षम और कशिश दोनों होटल ब्लू मून के कमरे में एक साथ थे। हीर ने मुस्कुराते हुए ऑनलाइन सारी फोटो देखी और बोली, हाँ न्यूज भी पढ़ी मैंने, वैसे फोटोज काफी अच्छे एंगल से लिए हैं। ऐसा लग रहा है ना जैसे किसने पार्टी के अंदर से ये सारी तस्वीरें ली हो। हीर की शैतानी भरी बातें सुन रावी भी चौंक गई। क्या एक मिनट, इसका मतलब कि ये सारी पिक्चर्स तुमने लेकर मीडिया को भेजी थी? ओह माय गॉड, तुम इतनी चालाक कब से हो गई? हीर रावी की बात सुन मुस्कुराने लगी।
रावी ने आगे कहा, वैसे जब उस दिन तुमने कहा कि तुम सारांश से शादी कर रही हो तो पहले मैं बहुत घबरा गई थी और सच कहूं तो तुमसे अपसेट भी हो गई थी, लेकिन कल उसकी स्मार्टनेस देखकर मैं समझ गई कि वो इतना भी बुरा नहीं है। उसने बहुत ही चालाकी से तुम्हें कशिश और प्रीति के प्लान से बचा लिया। हीर ने कुछ सोचकर कहा, जानती हूँ सारांश भले ही एक प्लेबॉय है, भले ही लड़कियों से खेलता है, लेकिन उसकी अपनी कुछ ताकत है जिसके सामने सक्षम तक नहीं टिक सकता, और जब बात बदले और चैलेंज की आती है तो सारांश के अंदर एक अलग सा जुनून पैदा हो जाता है। तुम्हें सारांश के बारे में बहुत कुछ पता है, तुमने उसके साथ इतना वक्त कब बीता लिया जो तुम्हें उसके बारे में इतनी सारी बातें पता चलने लगी? हाँ, रावी ने तुरंत हीर से पूछा। उसकी बात सुन हीर ने नजरें झुका ली। ये देख रावी फिर से बोली, हीर मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा रही हो। वैसे भी अभी तक मुझे ये बात पता नहीं चली कि तुमने सक्षम से बदला लेने के लिए सारांश से शादी क्यों की। तुम उसकी हेल्प तो वैसे भी ले सकती थी ना। हीर ने मन ही मन कहा, नहीं, मैं बिना सारांश से शादी किए ये प्लान पूरा नहीं कर सकती थी। कुछ है ऐसा जो सारांश ही मुझे दे सकता है। सारांश बहुत पावरफुल है और ये बात तुम्हें अभी नहीं कुछ वक्त बाद पता चलेगी। हीर को सोच में डूबा देख रावी ने कहा, अब फिर तुम कहाँ गुम हो गई? हीर ख्यालों से बाहर आए और बोली, कहीं नहीं। तुम ऐसा कभी मत सोचना कि मैं तुमसे कुछ झूठ बोल रही हूँ या छुपा रही हूँ। वक्त आने पर मैं तुम्हें हर एक सच्चाई बता दूंगी। अच्छा तुम वो सब छोड़ो, ध्रुव कहाँ है? आजकल दिखाई नहीं दे रहा, क्या तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया? रावी ने गुस्से में हीर को कोहनी मारते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? हमारा ब्रेकअप क्यों होगा भला? वो किसी बिजनेस टूर की वजह से बाहर गया हुआ है, 3 दिन बाद लौटने वाला है। वैसे मैं उससे बहुत मिस कर रही हूँ, 2 हफ्ते हो गए उसे गए हुए। तुम्हें पता है कि वो जब भी काम करता है ना तो उसे किसी भी चीज की सूझ नहीं रहती। वो मुझे तक कॉल करना भूल जाता है, कितना हार्ड वर्किंग है ना वो। रावी ध्रुव की तारीफों में कसीदे पड़ी जा रही थी। ये देख हीर ने सर नामे हिला लिया और मन ही मन बोली, कितना हार्ड वर्किंग है ये तो मैं ही जानती हूँ। 2 हफ्ते से वो इसी शहर में है, बस तुम्हें ही नहीं पता। खैर उसकी सच्चाई भी मैं बहुत जल्द तुम्हारे सामने ले आऊंगी। आई होप कि बस तुम्हारा दिल न टूटे, तुम उसकी सच्चाई एक्सेप्ट कर पाओ। हीर को फिर से ख्यालों में गुम देख रावी ने बोला, तुम बार बार कौन से ख्यालों में गुम हो जाती हो? अच्छा ये सब छोड़ो, अब बताओ आगे क्या करना है? हीर ने कहा, करना क्या है, दादी ने आज फैमिली किटी रखी है जहां पर घर की सारी औरतें एक साथ चाय पर चर्चा करने वाली है, और ना चाहते हुए भी मुझे वहां जाना ही होगा, डैड का ऑर्डर है। वैसे तुम मेरे साथ चलोगी क्या? रावी तुरंत तैयार हो गई, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, वरना मैं भी यहाँ अकेले अकेले बोर हो जाऊंगी। रावी तैयार हुई और कुछ देर में दोनों वहां से राजवंश मैंशन जाने के लिए निकल गए। हीर कार ड्राइव कर रही थी, तभी रावी का फोन बजा। रावी ने फोन उठाया तो सामने से एक लड़की ने कहा, हेलो मैम, मैं डॉक्टर मेहता के क्लिनिक से बात कर रही हूँ, आज आपकी 4 बजे की अपॉइंटमेंट है, क्या आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म है? उस लड़की की बात सुन रावी को अचानक याद आया। उसने कहा, ओ शिट, मैं तो भूल ही गई थी, आज मेरी डॉक्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट है। आई एम सॉरी हीर, मैं तेरे साथ किटी पार्टी में नहीं चल पाऊंगी। क्या तुम आज के दिन मैनेज कर लोगी? हीर ने तुरंत कह दिया, ये भी कोई कहने वाली बात है, एक दिन में उन्हें जेल लूंगी, तुम जाओ जाकर अपना चेकअप करवाओ। वैसे तुम्हें क्या हुआ है, कुछ मेजर तो नहीं? रावी ने कहा, अरे नहीं नहीं यार, कुछ मेजर नहीं है, बस रूटीन चेकअप है। ठीक है फिर मैं तुम्हें पहले हॉस्पिटल ड्रॉप कर देती हूँ, उसके बाद में घर चली जाऊंगी। ये कहकर हीर ने कर अस्पताल की तरफ मोड़ दी। थोड़ी देर बाद रावी को हॉस्पिटल ड्रॉप करने के बाद हीर घर पर आ गई। अब तक शाम हो चुकी थी। घर पर किटी पार्टी की सारी तैयारियां भी हो चुकी थी। सब औरतों वहीं बैठी हुई थी। इस किटी पार्टी में सुहासिनी देवी, मालिनी, माही, कशिश और हीर शामिल थे। हीर अगर एक सोफे पर आराम से बैठ गई। मालिनी और सुहासिनी देवी ने अपने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया था जो अभी तक वहां पहुंची नहीं थी। ही आकर सोफे पर आराम से बैठी हुई थी, तभी एक आदमी ने सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए कहा, ये देखो हम सबकी नींद उड़ाकर खुद आराम से लेटी हुई है महारानी। ये आदमी हीर के चाचा विजय राजवंश थे, विक्रम के छोटे भाई। विजय की बात सुन कशिश, सुहासिनी देवी और मालिनी तीनों हंसने लगे। वही माही ये सुनकर चिढ़ गई। उसने तुरंत कहा, विजय ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हीर इस घर की बेटी है, आप उसके बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? विजय ने जवाब में कहा, जैसे आपकी बेटी हमारे खानदान का नाम सबके सामने उछाल सकती है, ठीक वैसे ही मैं भी उसके बारे में ऐसी बात कर सकता हूँ भाभी। सुहासिनी देवी ने मुंह बनाकर माही से कहा, तुम कुछ ना ही बोलो तो बेहतर होगा माही,
वैसे भी ये हमारी मजबूरी है कि हमें तुम्हें इस पार्टी में बुलाना पड़ा, वरना हम कभी नहीं चाहते थे कि तुम हमें अपनी शक्ल भी दिखाओ। अपनी माँ की बेइज्जती होते देख हीर से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा, दादी आप मेरी मॉम से ऐसी बात नहीं कर सकती। सुहासिनी देवी ने घमंड से कहा, क्यों नहीं कर सकती? मैं इस घर की बड़ी हूँ, तुम सबसे बड़ी। और भूलो मत, ये जिस जगह तुम खड़ी हो वो मेरे पति ने अपनी खून पसीने की मेहनत से बनाई है। ये राजवंश मैंशन, राजवंश अंपार सब मेरे पति की मेहनत का नतीजा है। विजय ने भी अपनी माँ की बात का समर्थन किया। मॉम बिल्कुल सही कह रही है, और वैसे भी फिलहाल यहाँ पर सबसे छोटी तुम हो ही, तो तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। हीर मुस्कुराने लगी और बोली, जहाँ तक खून पसीने और मेहनत की बात है तो इस हिसाब से आपको तो चुप ही रहना चाहिए चाचा जी। वैसे आज तो ना ही आपका ऑफ है ना ही आपकी कोई ट्रिप, फिर आप घर पर आराम क्यों कर रहे हैं और औरतों की बातों में बीच में क्यों पड़ रहे हैं? लगता है आपके पास कोई काम नहीं है, तभी खाली वक्त में आप औरतों की बातों में घुस रहे हैं। और दादी आप जिस प्रॉपर्टी की बात आप कर रही है, वो घर, वो अंपार अब मेरे नाम पर है। दादाजी ने जाते वक्त ये सब कुछ मेरे नाम किया था, और जहां तक रही राजवंश अंपार की बात तो उसे मेरे पापा हैंडल कर रहे हैं, तो मुझे बोलने का पूरा हक है। इसलिए आप सबके लिए बेहतर यही होगा कि आप मेरे मॉम और डैड की इज्जत करें, उनसे बदतमीजी बिल्कुल ना करें और मुझसे तो दूर ही रहे, वरना मुझे कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। कोई और कुछ बोलता उससे पहले ही हीर का फोन बज उठा। उसने देखा कि उसके फोन पर रावी का मैसेज आया था। उस मैसेज में लिखा था, हीर प्लीज हेल्प मी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। तुमने मुझे जिस हॉस्पिटल पर छोड़ा था वहां से कुछ दूरी पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, मुझे कुछ लोगों ने वहां कैद कर लिया है, प्लीज मुझे बचा लो। उस मैसेज को पढ़कर हीर पैनिक हो गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत कार की चाबी ली और वहां से चली गई जहां आज सुबह उसने रावी को ड्रॉप किया था। हीर के निकलते ही कशिश भी गुस्से में वहां से निकल गई। घर से बाहर आकर उसने सक्षम को कॉल किया। जैसे ही सक्षम ने कॉल पर किया, कशिश बोली, सक्षम अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। तुम्हें पता है आज इस हीर की बच्ची ने मेरे मॉम डैड के साथ कितनी बदतमीजी की है? क्या क्या कहा है? इतना ही नहीं, उसने तो दादी माँ को भी नहीं छोड़ा। हमें जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ करना ही होगा। दूसरी तरफ से सक्षम की बहुत ही शांत और रिलैक्स आवाज आए, टेंशन मत लो मेरी जान, हीर का बंदोबस्त मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तुम देखना कल सुबह के बाद वो कभी किसी के सामने अपनी जुबान नहीं खोल पाएगी। क्या रावी सच में मुसीबत में थी या फिर ये कोई जाल था हीर को फंसाने के लिए? क्या हीर सक्षम के घटिया प्लान से बच पाएगी? कहाँ है सारांश? क्या उसे सक्षम के इस प्लान की भनक लगेगी? क्या वो हीर को बचा पाएगा? च 14 हीर पर हमला, रेप अटेम्प्ट। विजय, मालिनी और सुहासिनी मिलकर माही और हीर की बेइज्जती कर रही थी, जिस पर हीर ने उन्हें घर और अंपार से बेदखल करने की धमकी दे दी, जिस पर कशिश बहुत ज्यादा नाराज थी। वहीं हीर को रावी का मैसेज आया कि वो किसी खतरे में है और उसने हीर को कहीं मिलने के लिए बुलाया। हीर के जाते ही कशिश ने सक्षम को कॉल लगाया, सक्षम अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। तुम्हें पता है आज इस हीर की बच्ची ने मेरे मॉम डैड के साथ कितनी बदतमीजी की है? क्या क्या कहा है? इतना ही नहीं, उसने तो दादी माँ को भी नहीं छोड़ा। हमें जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ करना ही होगा। दूसरी तरफ से सक्षम की बहुत ही शांत और रिलैक्स आवाज आए, टेंशन मत लो मेरी जान, हीर का बंदोबस्त मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तुम देखना कल सुबह के बाद वो कभी किसी के सामने अपनी जुबान नहीं खोल पाएगी। कशिश के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान थी। उसने पूछा, ऐसा क्या करने वाले हो तुम उसके साथ? वैसे जो भी करने वाले हो जल्दी करना, मैं उसकी उतरी हुई शक्ल और टूटी हुई अकड़ देखना चाहती हूँ। सक्षम ने प्यार से कहा, वो सब तो कल सुबह तुम्हें खुद ब खुद देखने को मिल जाएगा डार्लिंग, पर इसके लिए मुझे क्या मिलेगा? मुझे भी तो कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। उस रात के बाद तुमसे मिलने के लिए मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। बहुत मन कर रहा है तुमसे मिलने का। कशिश ने कहा, मिलने का मन कर रहा है या फिर कुछ और करने का? सक्षम ने बेशर्मी से जवाब दिया, तुमसे मिलूं और कुछ और ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? तुम तो जानती हो ना, जब तुम सामने होती हो तो मैं खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता। कशिश उसकी बात पर शर्मा गई। हाँ लेकिन हर बार तुम मुझे बहुत ज्यादा हर्ट करते हो, प्लीज आज थोड़ा जेंटली करना, मुझे बहुत दर्द होता है। वैसे कब और कहाँ मिल रहे हैं हम? सक्षम बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हें टाइम और जगह SMS करता हूँ। कुछ देर में तुमसे मिलता हूँ, ठीक है, बाय, आई लव यू। कशिश ने भी आई लव यू कहकर फोन काट दिया। कुछ देर में सक्षम ने उसे एक मैसेज भेज दिया और कशिश भी वहां जाने के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ अब तक हीर उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहां का एड्रेस रावी ने उसे मैसेज किया था। हीर इस वक्त एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास थी।
उस जगह देख हीर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने रावी को यहाँ वहाँ ढूंढने की काफी कोशिश की, पर रावी उसे कहीं नहीं मिली। आखिरकार परेशान होकर उसने अपना फोन निकाला और रावी को कॉल करने की कोशिश की। दूसरी तरफ से जैसे ही रावी ने फोन उठाया, यहाँ किसी ने हीर के सर पर डंडा जोर से मार दिया। डंडा लगने की वजह से हीर की आह निकल गई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जिस आदमी ने हीर को डंडा मारा था उसने दूसरे आदमी से कहा, चलो जल्दी से इसे उठाओ और गाड़ी में डालो। बॉस ने कहा था ना कि इसे किसी सही जगह पर लेकर जाना है। उस आदमी ने हीर को उठाया और उसे वहां से ले जाने लगा। दूसरी तरफ से रावी भी ने ये सब कुछ सुन लिया। रावी उन आदमियों की बात और हीर की चीख सुनकर बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने सामने से हेलो हेलो कई बार कहा, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सोचकर रावी ने किसी और को कॉल लगाया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, रावी चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हीर को अगवा करवाने की? ये सब कुछ तुमने ही किया है ना? कहाँ है हीर? अगर उसे एक खरोच भी आई होगी ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। दूसरी तरफ से सारांश बात कर रहा था। वो इस वक्त अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहा था। हीर के बारे में सुनते ही वो चौंक गया। ये तुम क्या बोल रही हो रावी? मैं हीर को क्यों अगवा करवाऊंगा? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कहाँ हो तुम और हीर कहाँ है? रावी का मन तो बिल्कुल नहीं था सारांश पर यकीन करने का, लेकिन फिर भी उसने कहा, पता नहीं। हीर का कॉल आया था, मैं कुछ बात कर पाती उससे पहले ही किसी ने उसे जोर से मारा और उसके गिरने की आवाज आई। फिर किसी आदमी ने कहा कि बॉस ने कहा है कि उसे सही जगह पर लेकर जाना है। मुझे बहुत डर लग रहा है। रावी की बात सुनते ही सारांश घबरा गया। उसने मन ही मन कहा, मैं जानता हूं कि ये काम किसका हो सकता है। सक्षम मेहरा, अगर इसमें तुम्हारा हाथ है तो याद रखना इस बार तुमने सारांश के दिल को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ से रावी अभी भी परेशान हो रही थी। उसने सारांश से कहा, तुम मेरी बात सुन रहे हो? हेलो। सारांश होश में वापस लौटा। उसने कहा, हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया। तुम चिंता मत करो, हीर जहां कहीं भी है मैं उसे ठीक ठाक सही सलामत वापस लेकर आऊंगा और ये मेरा वादा है। रावी इस वक्त हाथ धरे नहीं बैठे रहना चाहती थी। उसने सारांश से कहा, नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे हीर की बहुत टेंशन हो रही है, जब तक मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देख लेती मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा, प्लीज। सारांश ने उसे अलाव कर दिया। ठीक है, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आता हूँ। रावी ने तुरंत कहा, उसकी जरूरत नहीं है। तुम ये सोचो कि हम हीर को कहाँ ढूंढेंगे। तुम जहाँ कहोगे मैं वहां पहुंच जाऊंगी। सारांश ने बिना किसी टेंशन के मुस्कुराकर कहा, उसकी चिंता तुम मत करो। मुझे पता है कि वो लोग हीर को कहाँ लेकर गए होंगे। मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम वहां पहुंचो। मैं भी वहां पहुंचता हूँ, लेकिन याद रखना मेरे पहुंचने से पहले तुम अपने आप को छुपा कर रखना। किसी खतरे में मत पड़ जाना। रावी ने हाँ कहा दिया, जिसके बाद सारांश ने कॉल काट दिया और रावी को एक जगह का लोकेशन भेज दिया। सारांश तुरंत ऑफिस से निकाला और किसी को कॉल करते हुए बोला, राघव मुझे अगले 15 मिनट में हीर की करेक्ट लोकेशन चाहिए और हाँ सक्षम मेहरा उस पर नजर रखो। कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, पता करो कि हीर के किडनैपिंग के पीछे उसका कोई हाथ है या नहीं। सारांश ने फोन काटा और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। एक तरफ सारांश और रावी दोनों हीर को ढूंढने निकल पड़े थे, वहीं वो आदमी हीर को लेकर एक गोदाम में आ चुके थे जहां पर इस वक्त सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वीर के हाथ पैर बांधकर उसे जमीन पर पटक दिया गया था। वो अभी भी बेहोश थे। वहीं वो आदमी कैमरा सेट करने में लगे हुए थे। तभी उनमें से किसी एक का फोन बजा। जैसे ही उसने फोन उठाया, सामने से सक्षम ने पूछा, सारी तैयारी हो गई? आई होप कि कोई गड़बड़ नहीं की है तुम लोगों ने। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम लोगों की जान ले लूंगा और एक पैसा भी नहीं दूंगा, सो अलग। सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। हम उसे लड़की को यहाँ ले आए हैं और बस कैमरा ही सेटअप कर रहे हैं। बस कुछ देर में कैमरा सेटअप हो जाएगा और उसके बाद तमाशा शुरू। बेहोश हीर धीरे धीरे होश में आ रही थी। वो उस आदमी की बात सुन रही थी। सक्षम ने फोन काट दिया, जिसके बाद वो आदमी दूसरे आदमी से बोला, यार मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस लड़की के साथ आज रात मजे भी करेंगे और उसके पैसे भी मिलेंगे। दूसरे आदमी ने कहा, अरे यार ये समझ लो कि किस्मत खुल गई है। जरा इस लड़की को देख, कितनी खूबसूरत है बे। मैं तो खुद को रोक नहीं पा रहा। मन कर रहा है अभी के अभी इस पर टूट पड़ूं। तभी तीसरे ने कहा, तुम दोनों अपने आप पर कंट्रोल करो। सबसे पहले हमें ये कैमरा सेटअप करना है, उसके बाद हमें इसका वीडियो भी बनाना है, समझे? हीर ने ये सब कुछ सुन लिया। उसने अभी भी बेहोश होने का नाटक किया था। वो मन ही मन बोल पड़ी, इसका मतलब ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे और उसका वीडियो भी शूट करेंगे।
जरूर जरूर ये काम सक्षम या कशिश का ही हो सकता है। वैसे भी आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद कशिश बुरी तरह से घायल हुई होगी और सारांश वाले इंसिडेंट से सक्षम के ईगो को बहुत चोट पहुंची होगी। मुझे समझ जाना चाहिए था कि दोनों इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेंगे। हीर के हाथ पांव बंधे हुए थे, वो चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। तभी उसकी नज़र वहां पर एक टूटी हुई शराब की बोतल पर गई। उसने चुपके से उस शराब की बोतल का एक टुकड़ा उठा लिया और हाथों से रस्सी को कटने लगी। वो लोग अभी भी कैमरा सेट करने पर लगे हुए थे। इतनी देर में हीर ने जल्दी से रस्सी काट ली और चुपके से वहां से निकल गई। अब तक उन लोगों ने कैमरा और एंगल सेट कर लिया था। जैसे ही उन्होंने कोने में देखा तो हीर वहां से गायब थी और रस्सी जमीन पर पड़ी हुई थी। ये देख एक लड़का बोला, ये कहाँ गई? अरे यार, ये लड़की भाग कैसे गई? अभी अभी फोन पर बॉस ने धमकी दी थी कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो पैसे तो नहीं मिलेंगे, जान से भी जाएंगे। ढूंढो जल्दी से उस लड़की को, ढूंढो, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, वैसे भी ये अपना एरिया है। वही थोड़ी दूरी पर एक पिलर के पीछे छुपी हीर उन लोगों की बातें सुन रही थी। उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला तो उसे याद है कि उसका फोन उसके पास नहीं है। उसने जब यहाँ वहां नजर दौड़ाई तो देखा कि जहां वो बंधी हुई थी उसके कुछ दूरी पर उसका फोन भी गिरा हुआ था। मुझे किसी को कांटेक्ट करके बताना ही होगा कि मैं कहाँ हूँ। अगर मैं पकड़ी गई तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। वो लोग हीर को यहाँ वहां अभी भी ढूंढ रहे थे, लेकिन हीर उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। हीर बार बार बाहर निकालकर अपने फोन की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लोग नजदीकी थे जिसके डर से हीर बाहर नहीं निकल पा रही थी। क्या वक्त पर सारांश और रावी हीर तक पहुंच पाएंगे? च 15 हीर का मसीहा सारांश का प्यार। कुछ लोग हीर को किडनैप करके उसे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर ले गए थे, जहां वो हीर के साथ जबरदस्ती कर उसका वीडियो लेकर उसे वायरल करना चाहते थे। ये सब कुछ सक्षम के कहने पर हो रहा था। किडनैप होते वक्त हीर ने रावी को कॉल किया था, जिस वजह से रावी को सब कुछ पता चल गया और उसने सारांश को भी सब कुछ बता दिया। अब दोनों हीर को ढूंढने में लगे हुए थे। हीर कोने में पिलर के पीछे छुपी हुई थी। वो बार बार बाहर निकालकर अपने फोन की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लोग आसपास होने की वजह से वो जा नहीं पा रही थी। वो 3 लोग थे। 2 लोग नीचे हीर को ढूंढने के लिए चले गए, एक उसी फ्लो के कोने पर खड़ा हुआ था। तभी हीर मौका देखकर पिलर से बाहर निकली। हर अपने फोन की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक उसका पर एक लोहे की रोड से टकरा गया और वो रोड जोर से जमीन पर नीचे गिर गई। उसकी आवाज से जो लोग उसे ढूंढ रहे थे उन्होंने हीर को देख लिया। जो आदमी अभी भी इस फ्लो पर था वो जोर से चिल्लाया, यहाँ आओ, वो लड़की यही है, पकड़ो इसे। वो आदमी हीर की तरह भागा। हीर भी जल्दबाजी में अपना फोन लेकर वहां से भागने लगी। बाकी के 2 आदमी जो नीचे के फ्लो पर हीर को ढूंढ रहे थे वो भी भागते हुए ऊपर आए। एक आदमी हीर के पीछे से आया और बाकी दोनों आगे से। उन सभी ने हीर को घेर लिया था। हीर इस वक्त फ्लो के छोर पर खड़ी हुई थी। वो जगह बहुत खतरनाक थी। अगर हीर का जरा सा भी बैलेंस बिगड़ता तो वो वहां से नीचे गिरकर मर भी सकती थी। हीर को हर तरफ से फंसा हुआ देखकर वो लोग हंसने लगे। कहाँ भाग रही थी लड़की? तुम्हें क्या लगा कि इतनी आसानी से हमसे बचना मुमकिन है? हमने तो पूरा मूड बना लिया है, आज तो तुम्हारा मजा लेकर ही तुम्हें छोड़ेंगे। उनमें से एक ने हीर की कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। हीर उस आदमी के सीने पर मुक्का मार रही थी, लेकिन उस आदमी को कोई असर नहीं हो रहा था। छोड़ो मुझे जाने दो। देखो, तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए जिसने भी पैसे दिए हैं मैं उससे डबल पैसे दूंगी, लेकिन मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? वो आदमी हंसते हुए बोला, फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, बस यही दिख रहा है कि जो भी हो भला की खूबसूरत हो, और आज रात अब तो मैं तुम्हें पैसों के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। उस आदमी ने हीर की कमर पर अपने हाथ रख दिए। हीर ने आंखें बंद कर ली। उसे इतना गंदा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर पर हजारों कीड़े रंग रहे हो। तभी पीछे खड़े दोनों आदमी मुस्कुराने लगे। अब क्या अकेले ही मजा लेगा? चल इसे वहां ले चल, भूल मत इसका वीडियो भी तो बनाना है। उस आदमी ने हीर को पीछे से उठा लिया और उसे उस जगह ले गए जहां पर उन्होंने कैमरा सेटअप किया था। वहां पर एक छोटा सा गद्दा था जिस पर उन लोगों ने हीर को पटक दिया। इस तरह से पटके जाने पर हीर को कमर में काफी दर्द हुआ। वो दर्द के मारे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, भागना तो बहुत दूर की बात थी। इस बेबसी में हीर को सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था और वो था सारांश का। सारांश प्लीज हेल्प मी, कहाँ हो तुम सारांश? प्लीज प्लीज यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सारांश के वहां ना होने पर भी हीर के मुंह पर उसी का नाम था। जिस आदमी ने हीर को पटका था वो हंसते हुए बोला, कोई नहीं आने वाला तुझे यहाँ आज बचाने। कोई कभी नहीं जान पाएगा कि तू कहाँ है।
और अगर किसी ने हमारे इस काम के बीच आने की कोशिश की तो वो जान से जाएगा। वो आदमी धीरे धीरे हीर के होठों की तरफ झुक रहा था। बाकी दोनों आदमियों ने हीर के हाथ और पांव पकड़कर रखे थे ताकि हीर कोई चालबाजी ना करे। इससे पहले कि वो आदमी हीर को किस कर पाता, किसी ने पीछे से उसका कलर पकड़ लिया और उसे जोर से खींचकर दूर भेज दिया। उस आदमी का जोर इतना था कि जो गुंडा हीर पर था वो उछलते हुए वहां से 10 फीट दूर गिर गया। जिन लोगों ने हीर के हाथ पांव पकड़ कर रखे थे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीछे हटे कट्टे बॉडीगार्ड काले रंग के कपड़े पहने हुए खड़े थे। उन्होंने उन दोनों आदमियों पर बंदूक तान रखी थी। हीर, जिसकी आंखें डर के मारे बंद थी, उसने वहां पर हलचल महसूस की तो धीरे से आंखें खोली और अपने सामने सारांश को खड़ा पाया। सारांश को देखते ही हीर तुरंत उससे लिपट गई। रावी भी सारांश के साथ यहां आई हुई थी। हीर को डरा, सहमा, घबराया देख सारांश ने उसे रावी को देते हुए कहा, इसका ख्याल रखो, मैं इन लोगों से निपट कर आता हूं। सारांश उस आदमी की तरफ गया जिसने हीर को किस करने की कोशिश की थी। उसने उस आदमी को जमीन से उठाया और एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने उस आदमी को जमीन से ऊपर उठाते हुए कहा, तुझे किसने कहा था कि तेरा पता किसी को नहीं मिल पाएगा? ले, मैं तो यहां पहुंच गया। उस आदमी का गला सारांश के हाथों में था। वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। वहीं हीर कोने में रावी के पास खड़ी सुबक रही थी। उसने ये सब कुछ देखा तो उसे एक राहत की सांस मिली, लेकिन अभी भी वो घबराई हुई थी। सारांश ने फिर एक बार उस आदमी को जमीन पर पटक दिया और उसकी छाती पर अपना पैर रखते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी हीर को हाथ लगाने की? जानता है वो कौन है? कौन है वो? सारांश ओबरॉय की बीवी है, जिसे मौत तक हाथ लगाने से पहले 2 बार सोचती है। तू उसे ही हाथ लगाने चला था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी हीर को छूकर उसे गंदा करने की? सारांश की आंखों में अजीब सा पागलपन और जुनून दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में उस आदमी को अपने लिए मौत दिख रही थी। सारांश ने फिर एक बार उसे कॉलर से पकड़कर ऊपर उठा दिया और उस पर मुक्कों और लात की बरसात करने लगा। जो बॉडीगार्ड सारांश के साथ आए थे उन्होंने भी उन दोनों आदमियों को पकड़कर मार मार कर उनकी बुरी हालत कर दी थी। वो तीनों गुंडे अब तक अधमरे हो चुके थे। उनके शरीर के हर हिस्से से खून बह रहा था। सारांश ने अपना सारा गुस्सा उस गुंडे पर निकलने के बाद अपने असिस्टेंट से कहा, इस कैमरा को चेक करो और इसमें जो कुछ भी फुटेज है मुझे ला कर दो। आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। राघव सारांश के असिस्टेंट ने कहा, सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। सारांश ने अपना कोट निकाला और ही के पास चला गया। उसने ही को कोट पहना दिया और अपनी गोद में उठा लिया। रावी, हीर और सारांश तीनों वहां से कार की तरफ चले गए। सारांश ने हीर को ध्यान से कार में बिठाया और उसे पानी की बोतल दी। हीर बहुत घबराई हुई थी। उसे ट्रॉमा लगा था। उसे पता ही नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ है और क्या कर रही है। रावी उसकी ये हालत देखकर बहुत परेशान थी। वही सारांश को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने हीर का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, वैसे तो बहुत स्मार्ट बनती हो, आज तुम्हारी स्मार्टनेस कहाँ गई थी? कैसे तुम यहाँ पर आ सकती हो, वो भी बिना किसी को कुछ बताए? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि अगर वक्त पर रावी को पता नहीं चलता तो क्या हो जाता? सारांश गुस्से में कुछ ज्यादा ही ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, जिस वजह से हीर और ज्यादा घबरा गई। ये देख रावी ने चिल्ला कर कहा, तुम पागल हो गए हो क्या सारांश? जरा उसकी हालत देखो, तुम उसे और ज्यादा डराना चाहते हो क्या? हीर की ये हालत देख सारांश ने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की और आंखें बंद करके कुछ गहरी लंबी सांस ली। हीर अभी भी चुपचाप बैठी हुई थी। हालांकि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। सारांश को रियलाइज हुआ कि उसने हीर पर कुछ ज्यादा ही चिल्ला दिया था। उसने हीर को देखा और अगले ही पल उसे अपने गले लगा लिया। घबराई हीर ने जब सारांश को अपने पास महसूस किया तो उसने उसे कसकर गले लगा लिया और उसकी बाहों में ही रोने लगी। हीर के इस तरह रोने पर मानो सारांश को हजारों छुरियां सीने पर चलने जैसा दर्द होने लगा। उसने प्यार से हीर के सर पर हाथ फेरा और कहा, शशिश शशिश, मैं हूं ना, यहाँ तुम्हारे पास कुछ भी नहीं हुआ तुम्हें, ना ही कभी कुछ होगा। मेरे रहते हुए कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लग पाएगा आज के बाद, और ये मेरा वादा है। चलो अब शांत हो जाओ। सारांश के इतने कंफर्ट के बाद भी हीर शांत नहीं हो रही थी। ये देख रावी ने कहा, मुझे लगता है हीर कुछ ज्यादा ही घबराई हुई है। इस हालत में उसे घर ले जाना ठीक नहीं होगा। सारांश ने कुछ सोचकर कहा, हीर आज रात मेरे पास मेरे घर पर रुकेगी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। रावी ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं हीर को तुम्हारे साथ अकेला नहीं छोड़ सकती। वो मेरे साथ चलेगी मेरे घर पर।
सारांश ने आग भरी नजरों से रावी को घूरा और कहा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड वो बाद में है, मेरी बीवी पहले, इस नाते मेरा हक उस पर ज्यादा बनता है। वैसे भी अगर सक्षम को पता चला कि हीर ठीक है और उसने दोबारा उस पर हमला करने की कोशिश की तो क्या तुम उसे बचा पाओगी? सारांश की बात सही थी, कुछ सोचकर रावी ने कहा, ठीक है, लेकिन उसका ख्याल रखना और खबरदार अगर तुमने उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है तो। सारांश ने कार स्टॉप की और मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे अपनी बीवी के साथ क्या करना है और क्या नहीं? सारांश की बात सुन रावी ने मुंह बना लिया। कुछ पल में वो लोग वहां से निकल गए। सारांश ने रावी को उसके घर छोड़ा और उसके बाद हीर को लेकर शहर से दूर एक बड़ी सी हवेली पर चला गया। यहाँ दूसरी तरफ सक्षम कब से अपने गुंडों को फोन लगा रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी सक्षम का कॉल पिक नहीं कर रहा था। तभी पीछे से कशिश आए और उसने सारांश की शर्टलेस बॉडी पर अपने हाथ घुमाते हुए कहा, क्या हुआ डार्लिंग, बीच में से क्यों उठ गए? क्या आज तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं करोगे? सक्षम इस वक्त थोड़ा चिढ़ा हुआ था। उसने कशिश का हाथ अपने बॉडी से हटा दिया और कहा, मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूं कशिश, अभी नहीं। जब उन गुंडों ने फोन नहीं उठाया तो सक्षम ने अपने भरोसेमंद आदमी को कॉल किया, उस जगह पर जाकर देखो कि हो क्या रहा है। वो लोग फोन नहीं उठा रहे। सक्षम के कहने पर वो आदमी उस साइट पर चला गया जहां पर हीर को रखा हुआ था। जब उसने वहां जाकर देखा तो गुंडे जमीन पर अधमरी हालत में पड़े हुए थे। उसने तुरंत सक्षम को कॉल लगाया और वहां की सारी सच्चाई बता दी। एक हाई राइज बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर सक्षम इस वक्त फोन पर बात कर रहा था। उसके चेहरे पर काफी गुस्सा दिखाई दे रहा था। फोन काटने के बाद उसने जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाया, कैसे कैसे हुए ये सब? किसने बचाया उससे? सक्षम का गुस्सा देख कशिश हैरान हो गई। क्या हुआ सक्षम, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? और किसने किसे बचाया? किसकी बात कर रहे हो तुम? सक्षम ने जवाब में कहा, मैंने उस हीर के पीछे अपने गुंडे लगाए थे जो आज उसका रेप करके उस वीडियो को वायरल करने वाले थे, लेकिन इन वक्त पर किसी ने आकर उसे बचा लिया। ना सिर्फ वो हीर वही को बचाकर वहां से ले गया, बल्कि उसने मेरे गुंडों को भी मार मार कर अधमरा कर दिया। सक्षम और कशिश दोनों सोच में पड़ गए थे कि आखिर हीर को बचाने वाला उसका ये शुभचिंतक कौन था। 16 सारांश की दुनिया, झांसी की रानी। जो गुंडे हीर को किडनैप करके ले गए थे वो हीर के साथ कुछ गलत कर पाते हैं, उससे पहले ही सारांश वहां पहुंच गया और उसने हीर को बचा लिया। वही सक्षम और कशिश कुछ जब पता चला कि हीर को कोई बचा कर ले गया था तो दोनों सोच में डूब गए कि वो कौन हो सकता है जिसने हीर को इस मुसीबत से बचाया। कशिश ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन सक्षम के दिमाग में बहुत सारी चीज चल रही थी। उसे अभी भी सोच में डूबा देख कशिश जाकर उसकी गोद में बैठ गई और उसके सीने पर चूमते हुए बोली, क्या बात है सक्षम, अब कितना सोचोगे? हो सकता है हीर को पहले ही भनक लग गई हो और उसने अपने बचने का इंतजाम किया हो। सक्षम ने जवाब में कहा, नहीं, मुझे लगता है कोई है। कोई है जो हीर की मदद कर रहा है। कोई ऐसा जो हमारी सच्चाई जानता है और हीर को हमसे बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो कोई भी है मुझे उसे ढूंढना ही होगा। और अगर उस इंसान ने हीर को बचा लिया है तो हीर इस वक्त कहाँ है? उसने मुझे कुछ बताने के लिए कॉल क्यों नहीं? कुछ सोचकर सक्षम ने कशिश से कहा, एक काम करो, अपनी मॉम को कॉल लगाओ और उन्हें पूछो क्या हीर घर पर है। कशिश ने तुरंत हाँ में सर हिलाया और अपनी मॉम को फोन लगा दिया। दूसरी तरफ से मालिनी ने फोन उठाया। तब कशिश ने तुरंत पूछा, मॉम हीर घर पर है क्या? मालिनी फोन लेकर साइड में आ गई। उसने कशिश से कहा, नहीं, वो तो अभी तक घर नहीं आए। इनफैक्ट हम सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए उसी के बारे में बात कर रहे थे कि शाम को वो घर से जल्दबाजी में निकली, उसके बाद वापस नहीं आई। विक्रम और माही भी उसके लिए बहुत परेशान है। कशिश ने इतना सुनते ही फोन काट दिया। मालिनी कुछ कहने वाली थी लेकिन बोल नहीं पाई। कशिश ने आकर सक्षम से कहा, हीर अभी तक घर नहीं पहुंची। ये सुनकर सक्षम फिर बोला, अगर हीर उन गुंडों के पास नहीं है, अगर हीर घर पर भी नहीं है तो वो गई कहाँ? मुझे क्यों लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा है जो मैं मिस कर रहा हूं। कशिश हीर के जिक्र से पक चुकी थी। उसने सक्षम को अपने करीब खींच लिया और कहा, कम ऑन बेबी, अगर वो घर पर नहीं है, अगर वो उन गुंडों के पास नहीं है तो इसका मतलब आज रात को उस इंसान के साथ है जिसने उसे बचाया। और अगर बात ऐसी भी है तो भी हमारे लिए तो ये अच्छी सी बात है। तुम भी तो यही चाहते थे ना कि वो किसी और के साथ दिखे और फिर तुम उसे जमाने भर में एक्सपोज कर सको। सक्षम ने हाँ में सर हिलाया और कशिश का फोन लेकर फिर से किसी को कॉल लगाया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ उसने कहा, हीर इस वक्त कहाँ है? मुझे उसका पता चाहिए। कल सुबह तक मुझे हीर और आज रात की इंफॉर्मेशन चाहिए।
जैसे ही सक्षम ने कॉल काटा, कशिश उसके पास आ गई और उसने उसके गले पर बाइट करते हुए कहा, अब हम अपना गेम कंटिन्यू कर सकते हैं। सक्षम ने कशिश की गर्दन को अपने करीब कर लिया और उसके होठों पर पैशनेटली किस करने लगा। कशिश ने एक पतली सी रेड कलर की सिल्क की नाइटी पहनी थी। सक्षम धीरे धीरे वाइल्ड होता जा रहा था। उसने उस नाइटी की स्लीव्स उतार दी और कशिश के कंधे पर बाइट करने लगा। कशिश की गर्म आहें और सिसकियां उस कमरे में गूंजने लगी। कुछ देर में सक्षम ने कशिश के सारे कपड़े निकालकर जमीन पर फेंक दिए और खुद उसके ऊपर आ गया। सक्षम रोज से आज कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो रहा था। उसका गुस्सा इस वक्त कशिश पर निकल रहा था। कशिश की बॉडी पर हर जगह लाल रंग के निशान बन रहे थे। धीरे सक्षम, मुझे दर्द हो रहा है। कशिश आगे कुछ बोलती है उससे पहले ही सक्षम ने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और उसके साथ और ज्यादा वाइल्ड हो गया। कुछ देर में सक्षम के कपड़े भी जमीन पर गिरे हुए थे और उस कमरे में बस मधोशी और सिसकियां गूंज रही थी। एक तरफ जहां सक्षम कशिश के साथ बिस्तर पर था और उस इंसान के बारे में सोच रहा था जिसने हीर को बचाया था, तो वहीं दूसरी तरफ सारांश हीर को लेकर अपनी हवेली पहुंच चुका था। ये हवेली शहर से थोड़ी दूरी पर थी, लेकिन वो जगह काफी खूबसूरत थी। सैकड़ों एकड़ में फैली सारांश की ये हवेली बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। बाहर एक बड़ा सा गार्डन था जिसके पीछे उसकी शानदार राजमहल जैसी हवेली थी। वो पूरी हवेली हर तरफ से बड़े बड़े पेड़ों से घिरी हुई थी। वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड तैनात थे, जैसे ये कोई वीवीआईपी का घर हो। जैसे ही सारांश की कार हवेली के करीब आई, दरवाजे पर खड़े गार्डों ने अपने आप ही दरवाजा खोल दिया। सारांश की कार अंदर आई। कार से बाहर निकालकर सारांश ने हीर को अपने गोद में उठा लिया, जो अब तक सो चुकी थी। सारांश को किसी लड़की के साथ देख वहां मौजूद सारे लोग आंखें फाड़कर उन दोनों को देख रहे थे, लेकिन सारांश सबकी नजरों को इग्नोर कर अंदर सबसे ऊपर वाले फ्लो के एक रूम में चला गया। ये कैमरा देखने में बहुत बड़ा था, लेकिन ये सिर्फ ग्रे और व्हाइट कलर के रंग में रंगा हुआ था। यहाँ के पर्दे ग्रे कलर के थे, तो वही दीवारों का पेंट व्हाइट और ब्लैक कलर की थीम में था। एक तरफ एक लंबा सा वार्डरोब और अटैक वॉशरूम था, वहीं दूसरी तरफ एक लंबी सी बालकनी जहां एक बड़ा सा डबल बेड झूला था। कमरे के अंदर दीवार से सटाकर एक बड़ा सा किंग साइज बेड था और कमरे से लगकर एक बहुत बड़ा स्टडी रूम। सारांश ने हीर को बिस्तर पर लेटा दिया और उसके माथे को चूमकर बोला, वेलकम टू माई वर्ल्ड स्वीट हार्ट। सारांश ने ध्यान से हीर को चादर ओढ़ा दी और खुद चेंज करने के लिए चला गया। उसने कुछ फीमेल सर्वेंट से हीर के लिए कपड़े लाने के लिए कहा था। जब तक वो फ्रेश होकर आया तब तक फीमेल सर्वेंट हीर के लिए कपड़े लेकर आ चुकी थी। सारांश कमरे से बाहर गया और उन फीमेल सर्वेंट को हीर के कपड़े चेंज करने के लिए कह दिया। नीचे एक बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल था जो कम से कम 20 से 25 लोगों के लिए बनाया हुआ था, लेकिन उस पर इस वक्त सारांश अकेले बैठा हुआ था, वो भी हेड ऑफ द फैमिली की चेयर पर। एक सर्वेंट ने आते हुए सूप का बाउल उसकी तरफ आगे किया। सारांश ने सूप पीना शुरू किया, लेकिन अभी भी वो सर्वेंट वहीं पर खड़ा हुआ था। वो कुछ पूछना चाहता था लेकिन घबरा रहा था। उस घर में जितने भी सर्वेंट थे वो ज्यादा बात नहीं करते थे, सब चुप रहते थे। उन्हें देखकर उनके मन में सारांश का कितना खौफ था ये पता लगाया जा सकता था। सर्वेंट को शांत खड़ा देख सारांश ने पूछा, कुछ कहना है? सर्वेंट ने हाँ में सर हिलाया और घबराते हुए पूछा, मास्टर वो जो आपके साथ है। वो बोलते बोलते रुक गया। सारांश अभी भी आराम से सूप पी रहा था, इसलिए उस सर्वेंट ने थोड़ी हिम्मत करके बोला, उनके लिए कुछ। सारांश अचानक सूप पीते पीते रुक गया। उसका ये रिएक्शन देख वो सर्वेंट घबराने लगा, उसके पैर कांपने लगे। सारांश ने एक नज़र उस सर्वेंट की ओर देखा तो वो सर्वेंट घबराकर एक कदम पीछे चला गया। सारांश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो जो मेरे साथ है वो आपकी मैडम है, इस घर की और मेरी मालकिन। मेरी बीवी है वो। अगर उनके लिए कुछ चाहिए होगा तो मैं सामने से कह दूंगा, फिलहाल उन्हें आराम करने दिया जाए। सारांश ने बहुत शांति से जवाब दिया था, जिस वजह से सर्वेंट ने राहत की सांस ली और हाँ में सर हिलाकर वहां से चला गया। सारांश ने जल्दी से अपना डिनर खत्म किया और कमरे में वापस चला आया। अब तक लेडी सर्वेंट ने हीर के कपड़े चेंज कर दिए थे। कमरे में एसी ऑन था और माहौल भी ज्यादा गर्म नहीं था, लेकिन फिर भी हीर को पसीना आ रहा था। जब सारांश उसके पास आया तो हीर पसीने से भीग चुकी थी। उसे देख सारांश समझ गया था कि हीर अभी भी उसे ट्रॉमा से बाहर नहीं निकली थी। वो प्यार से हीर के बगल में लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर के बोला, जिसने तुम्हें ये तकलीफ दी है उसे तो मैं वो नरक दिखाऊंगा कि जिंदा होते हुए भी उसे इस दुनिया में नरक से भी बदतर तकलीफों का एहसास होगा। सारांश ने हीर का पसीना पोंछा और हीर का फोन लेकर उसमें कुछ करके उसे बाहों में भर के सो गया। इस वक्त दूसरी तरफ राजवंश मैंशन में विक्रम और माही अपने कमरे में हीर को लेकर परेशान हो रहे थे।
उन्हें बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि हीर अब तक घर वापस नहीं आई थी। तभी अचानक विक्रम के फोन पर हीर का मैसेज आया। डैड, मैं आज रात रावी के साथ रुक रही हूँ। मैं रात को घर नहीं लौट पाऊंगी, लेकिन कल सुबह ब्रेकफास्ट से पहले घर वापस आ जाऊंगी। मेरे फोन की बैटरी कम है तो शायद कुछ ही देर में फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। आप मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। आखिरकार हीर का मैसेज पढ़ने के बाद विक्रम और माही को शांति मिली और वो दोनों भी सो गए। कशिश और सक्षम भी इतने घंटे एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने के बाद थक चुके थे और वो भी गहरी नींद में होटल के कमरे में सोए हुए थे। अगली सुबह सारांश को सुबह जल्दी उठने की आदत थी। वो काफी जल्दी उठ चुका था और जिम में एक्सरसाइज कर रहा था। उसके घर के हर एक जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। उसने अपने फोन को देखा जिसमें इस वक्त उसके बेडरूम की क्लिप चल रही थी जहां हीर आराम से सोई हुई थी। एक्सरसाइज करने के बाद सारांश नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। अंदर वॉशरूम में सारांश नहा रहा था तभी हीर की हल्की हल्की आंखें खुली। जब हीर उठी तो उसने खुद को एक नई जगह पर पाया। ये देख पहले वो डर गई, लेकिन जब उसकी नजर अपने सामने वाली दीवार पर गई तो वहां उसने सारांश की एक बड़ी सी तस्वीर देखी। वो तस्वीर देख हीर समझ गई थी कि वो सारांश के साथ उसके घर पर थी। तभी बाथरूम से शावर के बंद होने की आवाज आई। अगले ही पल सारांश एक टॉवल लपेटकर बाथरूम से बाहर निकला। अचानक से बाथरूम का दरवाजा खुलने पर हीर घबरा गई। सारांश उसे जगा हुआ देख उसके पास आया और बोला, आखिरकार तुम्हारी कुंभकर्ण वाली नींद खुल ही गई। मैं तो सोच रहा था कि कहीं कोमा में तो नहीं चली गई तुम। सारांश को अभी भी मजाक करते देखा हीर ने गुस्से में कहा, तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है? और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्या तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए? हीर के बचकाने सवाल सुन सारांश ने कहा, नहीं प्रधानमंत्री साहब खुद तुम्हें यहाँ छोड़कर गए थे। बोला तुम्हारी मुसीबत है, तुम ही संभालो। कैसी बेवकूफ वाली बात कर रही हो? ऑब्वियसली मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। वैसे मजाक मैं कर रहा हूँ या तुम? बिना कुछ सोचे समझे ऐसी जगह पर जाओ तुम और फिर डांट मुझे पड़े, ऐसा क्यों? सारांश की बात सुन हीर की नजरें झुक गई। उसने धीमी आवाज में कहा, वो मुझे रावी का मैसेज आया था कि वो मुसीबत में है और उसे किसी ने किडनैप कर लिया है, इसलिए मैं वहां पर चली गई थी। रावी का मैसेज आया और तुम झांसी की रानी बनाकर बिना किसी को बताए वहां चली गई, बिना ये सोचे कि वहां पर तुम्हें कितना खतरा हो सकता था। पता है अगर हम वक्त पर वहां नहीं पहुंचे तो क्या हो सकता था? हीर को काफी गिल्टी महसूस हो रहा था। उसने हाँ में सर हिलाया। तभी अचानक उसका ध्यान अपने कपड़ों पर गया। अपने कपड़े देख वो जोर से चिल्लाए, व्हाट नो? उसके अचानक से चिल्लाने पर सारांश घबरा गया। अब क्या हुआ? हीर ने गुस्से में घुरकर सारांश की तरफ बढ़ते हुए कहा, मेरे कपड़े? मेरे कपड़े किसने चेंज किया? क्या तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी इजाजत के मेरे कपड़े चेंज करने की? कहीं तुमने मेरे साथ कल रात कुछ 17 उफ तुम्हारे बदन की ये खुशबू सक्षम की नई चाल। हीर रात भर सारांश के कमरे में थी। जब उसने सुबह उठकर अपने कपड़े देखे तो उसे लगा कि सारांश ने उसके कपड़े बदले हैं, जिस वजह से वो उस पर गुस्सा हो गई। सारांश का हीर को छेड़ने मन का कर रहा था। उसने हीर को कमर से पकड़कर अपनी बॉडी के करीब कर लिया। इस वक्त सारांश ने सिर्फ एक टॉवल के अलावा और कुछ भी नहीं पहना था। उसके करीब आते वक्त हीर को एक अजीब सी खुशबू महसूस हो रही थी, ऐसी खुशबू कि वो खुद को सारांश के करीब जाने से रोक भी नहीं पा रही थी। सारांश ने उसके कानों के पास आकर कहा, बीवी हो तुम मेरी, जो चाहे कर सकता हूं। ये समझ लो कि कल एक रात के लिए मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को भूल गया था। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने शुरुआत नहीं की थी, तुम ही थी जो खुद मेरी बाहों में आकर मुझे सेड्यूस कर रही थी। सारांश की बात सुन हीर सकपका गई। व्हाट नॉनसेंस, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। क्या हुआ था कल रात हमारे बीच? हीर को इतना घबराया हुआ देख सारांश अपनी हंसी रोक नहीं पाया लगा। उसने हीर के गालों पर किस किया और कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे कपड़े फीमेल सर्वेंट ने चेंज किए थे, बिना तुम्हारे इजाजत के मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया। अब इतना भरोसा तो तुम मुझ पर कर ही सकती हो। वैसे अब तुम ठीक हो? हीर ने हाँ में सर हिलाया, जिसके बाद सारांश ने उसका माथा चूम लिया और कहा, अच्छी बात है, नाश्ता आ ही रहा होगा, तुम जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। सारांश के इस तरह चुमने पर ही शर्मा गई। उसने एक पल के लिए भी सारांश को रोकने की नहीं सोची। वो नजरें झुकाकर वैसे ही वॉशरूम में चली गई। जैसे ही वो वॉशरूम में गई उसे अभी भी अपने पास से सारांश की खुशबू महसूस हो रही थी। वो खुद से ही बोल पड़ी, उफ तुम्हारे बदन की ये खुशबू। यहाँ दूसरी तरफ बाहर सारांश का फोन बजा। उसने जैसे ही फोन उठाया सामने से किसी ने कुछ कहा, जिसके बाद सारांश ने कहा, ठीक है मैं संभाल लूंगा।
फोन पर बात करने के बाद सारांश जाकर रेडी हो गया। इतनी देर में एक सर्वेंट नाश्ता लेकर वहां आ गए। कुछ फीमेल सर्वेंट हीर के लिए कपड़े भी लेकर आए थे। कुछ ही देर में हीर नहाकर बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर आए। सारांश सोफे पर बैठा हुआ उन दोनों के लिए नाश्ते की प्लेट तैयार कर रहा था। हीर कुछ बोलने में हिचकिचा रही थी। सारांश उसकी अनकही बात समझ गया और बेड पर इशारा करते हुए बोला, बेड पर कपड़े रखे हैं तुम्हारे लिए, जाओ जाकर चेंज कर लो और फिर नाश्ता करने आ जाओ, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। हीर कपड़े लेकर क्लोजेट की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वो रेडी होकर बाहर आए। आज उसने वाइन कलर की एक फुल लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल खुले थे और कानों में छोटे पल के इयररिंग्स थे। सारांश हीर को देखकर कुछ पल के लिए उसमें खो गया। हीर आकर उसके सामने बैठी, जिसके बाद दोनों ने जल्दी से नाश्ता कर लिया। कुछ देर बाद सारांश हीर को लेकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ राजवंश मैंशन में इतनी सुबह सुबह सक्षम वहां पर आ गया और उसने विक्रम से मिलने सीधा स्टडी रूम में चला गया। जाते ही उसने विक्रम से पूछा, अंकल हीर कहाँ है? कल रात से मैं उसका फोन ट्राई कर रहा हूं लेकिन उसका नंबर नहीं लग रहा। विक्रम ने आराम से कहा, उसका कल रात मैसेज आया था, वो रावी के साथ उसके घर पर है। तुम तो जानते हो ना दोनों एक दूसरे के साथ कितना वक्त बिताती है। विक्रम की बात सुन सक्षम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नहीं अंकल, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ही रावी के साथ है। मुझे पता चला कि कल रात किसी ने हीर पर अटैक किया है। सक्षम की बात सुन विक्रम घबरा गया। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम सक्षम? अगर ऐसा होता तो हीर मुझे इन्फॉर्म कर देती। उसने कल रात ही मुझे मैसेज किया था कि वो रावी के साथ है। सक्षम ने जवाब में कहा, अंकल अगर हीर रावी के साथ होती तो क्या वो आपको कॉल नहीं करती? सोचिए उसने आपको मैसेज क्यों किया। और चलो मान लीजिए कि हीर रावी के साथ भी है तो हो सकता है कल सच में कोई हादसा हुआ हो, या ये भी तो हो सकता है कि किसी ने हमें गुमराह करने के लिए हीर के फोन से मैसेज किया हो। मुझे लगता है हमें एक बार रावी के घर जाकर चेक करना चाहिए। विक्रम इतना परेशान हो गया था कि उसकी सोचने समझने की शक्ति जा चुकी थी। उसने सक्षम की बातों में हाँ में हाँ मिला दी। हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें रावी के घर जाकर चेक करना चाहिए, कहीं मेरी बच्ची को कुछ नहीं नहीं मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। विक्रम तुरंत तैयार हो गया। वो दोनों इस वक्त स्टडी रूम में थे, जिस वजह से किसी और को उन दोनों के बीच हुई बातचीत का कोई पता नहीं चला। सक्षम के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वो विक्रम को अपने साथ लेकर रावी के घर निकल गया। कुछ देर में विक्रम और सक्षम दोनों रावी के घर पहुंच गए थे। उन्होंने जोर जोर से बेल बजाना शुरू कर दिया। रावी जो कि अभी किचन में कॉफी बना रही थी, वो अचानक इतनी बेल बजाने पर दरवाजे की तरफ चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा खुला तो सामने सक्षम और विक्रम थे। विक्रम और सक्षम को इतनी सुबह अपने घर देखकर रावी घबरा गई। उसने डरते हुए विक्रम से पूछा, अंकल अंकल आप इतनी सुबह सुबह यहाँ मेरे घर पर? विक्रम के चेहरे पर परेशानी और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने सीधा सीधा रावी से सवाल पूछा, रावी हीर कहाँ है? रावी ने हकलाते हुए जवाब दिया, अंकल वो हीर वो। रावी को हकलाते देख विक्रम का शक गहरा होने लगा। उसने गुस्से में थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, रावी मैं सच सुनना चाहता हूँ, हीर कहाँ है? रावी कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही अंदर के कमरे से हीर रावी का नाइट सूट पहने बाहर निकली और अंगड़ाई लेते हुए बोली, क्या हुआ रावी, इतनी सुबह सुबह तेरे घर पर कौन चिल्ला रहा है? हीर अंगड़ाई लेते हुए रावी के बेडरूम से बाहर निकली। उसने दरवाजे पर सक्षम और विक्रम को खड़ा देख उन दोनों से पूछा, पापा सक्षम आप दोनों इतनी सुबह सुबह और वो भी यहाँ? हीर को इस वक्त ठीक ठाक रावी के घर पर उसके बेडरूम में देख सक्षम की आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं विक्रम हीर को ठीक ठाक देख बहुत खुश था। वो तुरंत घर के अंदर आया और हीर को अपने सीने से लगा लिया। मेरा बच्चा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हीर कंफ्यूज लग रही थी। उसने अपने पापा का हाथ पकड़ा और उबासी लेते हुए कहा, हाँ पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आपके सामने खड़ी हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। विक्रम ने एक रात की सांस ली और फिर से हीर को सीने से लगा लिया। वही सक्षम अभी भी घर के बाहर खड़ा हुआ था। रावी ये सब कुछ देखकर खुद बहुत शॉक्ड थी। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। सक्षम भी घर के अंदर आया और हीर के सामने खड़ा हो गया। हीर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो। हीर ने सक्षम को घूरकर देखा और बोली, यहाँ क्या कर रही हो का मतलब? मैंने कल रात को ही तो पापा को मैसेज करके बताया था कि मैं आज रात रावी के घर रुकने वाली हूँ। है ना पापा, बताया था ना मैंने आपको, और ये भी लिखा था कि मेरे फोन में बैटरी लो है, शायद फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। विक्रम ने हाँ में सर हिलाया और सक्षम से कहा,
हाँ मैंने तुमसे कहा था ना, सक्षम हीर ने मुझे मैसेज किया था। हीर सब कुछ सुनने के बाद भी अनजान बनने का नाटक कर रही थी। एक पल वो विक्रम को देख रही थी तो दूसरे पल सक्षम को। उसने विक्रम से कहा, पापा आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सक्षम से कहा था, मतलब क्या हुआ क्या है, और आप दोनों इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? इतनी सुबह सुबह यहाँ आने की कोई खास वजह? विक्रम ने कहा, हाँ बेटा, वो सुबह सुबह सक्षम घर पर आया था। उसने कहा कि कल रात तुम पर हमला हुआ था और शायद जो मैसेज मुझे मिला था वो तुमने नहीं किसी और ने किया था, इसलिए मैं डर गया और सीधा यहाँ तुम्हें देखने चला आया। क्या? लेकिन सक्षम ऐसा क्यों कहेगा? सक्षम तुमने पापा से झूठ क्यों बोला? और मैं तो कल रात से यही हूँ। तुमसे किसने कहा कि मुझ पर कोई हमला हुआ है? सक्षम अब जाल में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसकी चुप्पी देख विक्रम ने जवाब में कहा, बताओ सक्षम, हीर सही कह रही है। वो तो कल रात से यही है और उसे देखकर लग भी रहा है कि वो कल पूरी रात रावी के साथ यही थी। तो फिर तुम्हें ये कैसे पता कि हीर पर कोई हमला हुआ था और वो मुसीबत में है? सक्षम अपने ही जल में फंसता जा रहा था। वो बहुत सोच रहा था लेकिन उसे कोई बहाना नहीं मिल रहा था। आखिरकार उसने डरते डरते जवाब दिया, वो मुझे मेरे एक दोस्त का कॉल आया था। उसने कहा कि उसने 3 आदमियों को तुम्हारे जैसे किसी लड़की को किडनैप करके ले जाते हुए देखा। इनफैक्ट उन आदमियों ने उस लड़की को एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रखा हुआ था, लेकिन जब तक मेरा दोस्त वहां पहुंचा वो लड़की वहां से निकल चुकी थी और वो आदमी बुरी हालत में थी। हीर ने तुरंत अगला सवाल किया, अगर तुम्हें ये कल रात को ही पता चल गया था तो तुमने आज सुबह तक का इंतजार क्यों किया? तुम सुबह पापा से पूछने के लिए क्यों गए? सक्षम अपनी ही बातों में उलझता जा रहा था। हीर के सवाल ने उसे चुप कर दिया था। अब विक्रम को भी सक्षम पर शक हो रहा था। वो बार बार सक्षम की तरफ शक भरी नजरों से देख रहा था। सक्षम ने कुछ सोचकर फिर से कहा, वो क्या है ना, मेरा दोस्त शो नहीं था कि वो तुम ही हो, तो मुझे लगा शायद उसे कोई गलतफहमी हुई होगी। लेकिन आज सुबह जब मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर पहुंचा तो अंकल ने कहा कि तुम रात भर से घर नहीं थी और तुमने सिर्फ उन्हें टेक्स्ट मैसेज किया, इसलिए मुझे लगा कि कहीं सच में वो लड़की तुम ही तो नहीं। हीर बार बार सक्षम को अजीब नजरों से देख रही थी। वहीं अब सक्षम को धीरे धीरे हीर पर शक होने लगा था, क्योंकि वो बार बार उसे सवाल पूछ रही थी। सक्षम ने प्यार से हीर का हाथ पकड़ लिया और कहा, सॉरी इतनी सुबह सुबह तुम्हें परेशान करने के लिए। वो क्या है ना, मैं तुम्हारे लिए बहुत डर गया था। मैं तुम्हें खोना जो नहीं चाहता। अब जब तुम ठीक हो तो हम लोगों को चलना चाहिए। विक्रम ने भी हाँ में सर हिला दिया और हीर के माथे को चूमते हुए बोला, बेटा तुम आराम करो और जल्दी से फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट के टाइम तक घर पहुंच जाना। मैं फिलहाल ऑफिस जा रहा हूं, मुझे कुछ जरूरी काम है। हीर ने हाँ में सर हिला दिया, जिसके बाद विक्रम और सक्षम वहां से निकल गए। विक्रम ने सक्षम से कहा, आओ बेटा तुम्हें तुम्हारे ऑफिस छोड़ देता हूं। सक्षम ने तुरंत बहाना बना दिया, नहीं अंकल, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे किसी और काम से दूसरी ओर जाना है। आप जाए, मैं अपनी कार यही मंगवा लूंगा। विक्रम के जाते ही सक्षम फोन पर किसी से बात करने लगा, वो लोग कौन से अस्पताल में हैं, मुझे जल्दी बताओ। मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर कल रात को हुआ क्या था। अगर हीर यहाँ पर है तो वो लड़की कौन थी जिसे उन लोगों ने किडनैप किया? 18 डिनर डेट सक्षम से एंगेजमेंट। हीर को रावी के घर पर पाकर सक्षम और विक्रम दोनों चौंक गए थे। सक्षम इस बात को लेकर कंफ्यूज था कि अगर हीर रात भर रावी के घर पर थी तो वो लड़की कौन थी जिसे उसके गुंडों ने किडनैप किया। इसी गुत्थी को सॉल्व करने के लिए वो उस अस्पताल जाना चाहता था जहां वो गुंडे भर्ती थे। जब सक्षम फोन पर किसी इंसान से उन गुंडों के बारे में पूछ रहा था तब हीर नीचे आ रही थी। उसने सक्षम की सारी बातें सुन ली थी। सक्षम की बात सुन हीर घबरा गई। ओ माय गॉड, सक्षम तो उन गुंडों से मिलने जाना वाला है और उन गुंडों ने मेरा चेहरा देख लिया था। उन्हें पता था कि मैं ही हीर हूं। अगर सक्षम उन गुंडों तक पहुंच गया तो उसे पता चल जाएगा कि कल मुझे किसी ने बचाया था, और हो सकता है वो ये भी जान जाए कि मुझे बचाने वाला और कोई नहीं सारांश था। हीर ये सोच सोचकर घबरा रही थी कि अगर सक्षम को पता चल गया कि उसे बचाने वाला सारांश था तो क्या होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सक्षम को पता चल गया कि मुझे बचाने वाला सारांश था तो मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। सक्षम को पता चल जाएगा कि मैं सारांश से मिली हुई हूं। अगर वो अलर्ट हो गया तो मेरा बदला अधूरा रह जाएगा और मैं अपने बच्चे की मौत का बदला कभी नहीं ले पाऊंगी। एक तरफ हीर ये सोच सोचकर घबरा रही थी कि अब क्या होगा, तो वहीं दूसरी तरफ सक्षम अब तक उस अस्पताल पहुंच चुका था जहां पर वो गुंडे भर्ती थे। हीर घबराते हुए ऊपर रावी के फ्लैट पर आ गई। उसके आते ही रावी ने अपने सवालों की झड़ी लगा दी। हीर, तुम घर में कैसे आए? अगर तुम यहाँ थी तो तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? अगर अंकल के सामने मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाता तो?
लेकिन तुम घर के अंदर दाखिल हुई कैसे? मैंने तो दरवाजा लॉक किया था। हीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, अभी मुझे किसी और चीज से डील करना है। हीर ने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी का नंबर डायल किया। हीर और रावी दोनों को अपने आसपास से किसी के फोन बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों ने बैल्कनी में देखा तो सारांश आराम से वहां बैठे हुए कॉफी पी रहा था जी रावी ने अपने लिए बनाई थी। रावी ये देखकर चिढ़ गई। ओह हेलो एक्सक्यूज मी, ये मेरी कॉफी थी, मैंने अपने लिए बनाई थी, तुम क्यों पी रहे हो इसे? सारांश ने रावी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, मानो वो वहां थी ही नहीं। उसने हीर का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। स्वीट हार्ट प्लीज अपनी दोस्त को कह दो कि चिल्लाना बंद करे, सुबह सुबह मुझे इस तरह किसी का चिल्लाना पसंद नहीं है। अरे छोटी सी कॉफी की ही तो बात है, क्या तुम्हारी दोस्त अपने जीजा जी की इतनी मेहमान नवाजी नहीं कर सकती? हीर ने रावी को हाथ जोड़कर चुप रहने का इशारा किया। रावी मुंह फुलाकर दूसरी तरफ बैठ गई। हीर जैसे ही खड़ी होने गई, सारांश ने उससे फिर से अपनी गोद में बिठा लिया। प्लीज थोड़ी देर यहीं बैठी रहो स्वीट हार्ट, अच्छा लग रहा है मुझे। सारांश की बचकानी हरकत देख हीर ने गुस्से में चिल्लाई, तुम्हें जरा भी आइडिया है कि हो क्या रहा है? सक्षम हॉस्पिटल गया है उन गुंडों के पास ये पूछने के लिए कि कल रात उन्होंने किस लड़की को किडनैप किया था। वो लोग जानते हैं, उन्होंने मेरा चेहरा देखा है, अब हमारा सच सबके सामने आ जाएगा। यहाँ डर के मारे मेरी जान सूख रही है और तुम आराम से कॉफी पी रहे हो। सारांश के चेहरे पर अभी भी कोई डर या शिकन नहीं थी। उसने फिर से कॉफी का सीप लिया और कहा, तुम्हारी दोस्त कॉफी भी बिल्कुल अपनी तरह बनती है, कड़वी। तुम एक सीप ले लो ना, कॉफी मीठी हो जाएगी। सारांश लगातार फ्लर्ट किया जा रहा था, वही हीर इरिटेट हो रही थी। उसने फिर एक बार गुस्से में उठने की कोशिश की, लेकिन सारांश ने उसे उठने नहीं दिया बल्कि अपने सीने से और चिपका लिया। हीर अजीब सी शक्ल बनाकर सारांश की सीने पर मुक्का मारने लगी। सारांश छोड़ो मुझे, तुम्हें शायद वक्त की सीरियसनेस का अंदाजा नहीं है, लेकिन मेरा बहुत कुछ दांव पर लगा है, अगर सक्षम को पता चल गया तो। लेकिन हीर इसे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही सारांश ने अपनी उंगली इसके होठों पर रख दी। हीर की नम आंखें देख सारांश ने तुरंत उसका सर सहलाया और कहा, बस बस मेरी जान, तुम्हारे चेहरे पर इतनी परेशानी नहीं देख सकता, रुको, तुम्हें इसी बात की चिंता है ना कि अगर उन गुंडों ने सक्षम को सच बता दिया तो? हीर ने हाँ में सर हिलाया, जिसके बाद सारांश ने मुस्कुराकर अपना फोन बाहर निकाला। उसके फोन पर लाइव वीडियो फुटेज चल रही थी जो हॉस्पिटल से आ रही थी। उस फुटेज में सक्षम, वो 3 गुंडे और एक और आदमी था। सक्षम ने उन गुंडों से पूछा, ध्यान से देखो, इस पिक्चर को देखो, यही लड़की थी ना जिसको तुम लोगों ने कल अगवा किया था? अगर तुमने इसको अगवा किया था तो फिर वो कल रात अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर पर कैसे थी? उन तीनों आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सक्षम से कहा, नहीं बॉस, ये लड़की नहीं थी, हमें तो किसी और लड़की का फोटो भेजा गया था। हमने किसी और लड़की को किडनैप किया था, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड आया और उस बॉडी बिल्डर ने हम सबको बहुत मारा और उस लड़की को वहां से ले गया। बाकी दोनों गुंडों ने भी उस गुंडे की हाँ में हाँ मिला दी। सक्षम और गुस्सा हो गया, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, गधे हो तुम सब, गधे। एक काम कहा था वो भी तुमसे ढंग से नहीं हुआ, पता नहीं किस लड़की को किडनैप कर लिया था तुमने। इसका मतलब हीर सही कह रही थी, वो रावी के घर थी कल रात। सक्षम गुस्से में वहां से निकल गया। फुटेज पूरी होते ही सारांश ने भी फोन बंद कर दिया और टेबल पर रख दिया और कॉफी का मग आगे करते हुए बोला, अब तो एक सीप ले लो प्लीज। हीर ने एक रात की सांस ली और उस कॉफी के मग में से एक सीप ले ली। उसके बाद सारांश ने कॉफी पी और स्वाद लेते हुए कहा, अब लग रही है ना ये कॉफी मीठी? रावी और हीर दोनों सारांश को ऐसी बचकानी बातें करते हुए सुन रहे थे। हीर ने तुरंत पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? उन गुंडों ने अपना बयान कैसे बदल दिया और उन्होंने झूठ क्यों बोला सक्षम से? ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सक्षम ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा प्रेशर मत डालो। उन गुंडों को मेरे आदमियों ने धमकाया था कि अगर उन्होंने सक्षम को कुछ भी सच बताया कि कल रात वहां पर क्या हुआ था तो मेरे आदमी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, एक कि वो कल रात का सच सक्षम को बता दे या दूसरा अपनी जान बचा ले, तो उन्होंने अपनी जान बचाना पसंद किया। सारांश की बात सुन हीर और रावी दोनों के मुंह खुला के खुला रह गया। दोनों समझ नहीं पा रही थी कि उनके सामने बैठे इंसान कौन था। इतना चालबाज, इतना शातिर तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी ही हो सकता है। रावी का सर चकरा रहा था, वो उठकर अपने लिए दूसरी कॉफी बनाने के लिए चली गई। हीर भी उसके पीछे पीछे वहां से किचन में चली गई। उसके जाते ही रावी बोल पड़ी, यार ये आदमी क्या चीज है?
रावण है रावण, और वो भी 10 दिमाग वाला। उसने इतना सब कुछ प्लान कर लिया और हमें पता भी नहीं चला। हीर ने भी इस बात पर हमें सर हिला दिया। वो अभी भी कुछ सोच रही थी, तभी रावी ने फिर पूछा, अब ये तो बताओ कि तुम दोनों घर के अंदर आए कैसे। हीर ने जवाब में कहा, शायद सारांश को पहले ही पता चल गया था कि सक्षम पापा को लेकर यहाँ आने वाला है, इसलिए वो मुझे सुबह सुबह ही यहाँ ले आया। और जहाँ तक घर लॉक होने की बात थी, तो मुझे तो पता है ना कि तुम एक चाबी बाहर गमले के नीचे रखती हो, तो मैंने उसी चाबी से घर खोल दिया और सीधा बेडरूम में चली गई। हीर की बात सुन रावी तुरंत बोल पड़ी, तुमने एक बात नोटिस की? सारांश को कुछ भी होने से पहले ही पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है। लेकिन कैसे? उसे ये पता था कि सक्षम विक्रम अंकल को लेकर यहाँ आने वाला है। उसे ये भी पता था कि सक्षम अपने गुंडों से क्रॉस चेक करवाएगा। वो सब कैसे पता लगवा रहा है? हीर के जहन में भी यही सवाल घूम रहे थे। उसे भी अपने सवालों के जवाब चाहिए थे कि सारांश को कैसे पता कि सक्षम ये कदम उठाने वाला था। उसने रावी को जवाब में कहा, तुम सही कह रही हो, मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए, और ये रावण नहीं, उससे भी बड़ा राक्षस है जिसका दिमाग बहुत तेज है। रावी और हीर आपस में बात कर रहे थे, तभी पीछे से सारांश की आवाज गूंजी, क्या बात है स्वीट हार्ट, अच्छे काम करने पर इंसान को तारीफ मिलती है और तुम दोनों यहाँ मेरी बुराई कर रही हो। इस बार हीर ने बहुत ही सीधा सीधा सवाल सारांश से पूछा, एक बात बताओ सारांश, तुम्हें कैसे पता कि सक्षम ये सब कुछ करने वाला था? तुम्हें कैसे पता कि वो पापा को लेकर यहाँ आने वाला था और उन गुंडों के पास जाकर इंक्वायरी करने वाला था? सारांश ने कॉफी का मग सिंक में रखा और अपने हाथ बांधकर उन दोनों के सामने खड़ा हो गया। बहुत सिंपल सी बात है, मैं सक्षम मेहरा को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम दोनों को आज काल में पता चला है कि वो कितना बड़ा कमीना है। मुझे बहुत पहले से पता है कि वो क्या चीज़ है, इसलिए मुझे पता है कि वो किस हद तक जा सकता है। और जहां तक बात रही मेरे रावण होने की, तो सक्षम जैसे आदमी से लड़ने के लिए रावण बनना पड़ता है। सारांश ने अपना कोट पहना और वहां से निकलते हुए बोला, खैर मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए निकलना है, अभी मैं चलता हूं। लेकिन आज शाम को हम मिल रहे हैं स्वीट हार्ट, आज रात मैं तुम्हें अपने साथ डिनर पर ले जा रहा हूं। हीर ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन उसकी क्या जरूरत है, मैं कहीं नहीं जा रही। सारांश ने उसकी कमर पकड़ ली और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, कम ऑन, अब इतना तो तुम कर ही सकती हो। मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की, क्या तुम मुझे ट्रीट नहीं दोगी? सारांश ने हीर के लिए जो कुछ भी किया, उसके बाद हीर को उसे मना करना अजीब लग रहा था, इसलिए वो मान गई। ठीक है, शाम को मिलते हैं। सारांश ने उसके गालों को किस किया और वहां से जाते हुए बोला, गुड गर्ल माय स्वीट हार्ट। जैसे ही सारांश वहां से निकला, हीर का फोन बजा। उसने फोन उठाया तो सामने से विक्रम ने कहा, हेलो हीर बेटा, तुम अभी तक घर वापस नहीं लौटी? वैसे जल्दी घर चली जाना, तुम्हारी मॉम तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो आज शाम को हमें मेहरा मेंशन जाना है, तुम्हारी और सक्षम की एंगेजमेंट के बारे में बात करने के लिए। 2 दिन बाद तुम्हारी सक्षम से एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट के बारे में सुनते ही शॉक्ड हो गई। क्या एंगेजमेंट? आज शाम को? लेकिन हीर कुछ कहती उससे पहले ही विक्रम ने कहा, कम ऑन बेटा, ज्यादा सोचने वाली क्या बात है। आज नहीं तो कल एंगेजमेंट तो होनी ही है, और कुछ दिनों बाद शादी भी। चलो घर चली जाओ, तुम्हारी मॉम तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं तुम लोगों से रात में मिलता हूँ। विक्रम का कॉल करते ही हीर परेशान हो गई। एक तरफ आज रात मुझे सारांश के साथ डिनर डेट पर जाना है, मैं उसे भी मन नहीं कर सकती, और दूसरी तरफ पापा चाहते हैं कि हम मेहरा मेंशन जाऊं सगाई की तैयारी के बारे में बात करने के लिए। ओ गॉड, ये मैं कहाँ फंस गई? कहाँ जाएगी हीर? क्या वो सारांश को छोड़कर सक्षम से अपने एंगेजमेंट की तैयारी के लिए मेहरा मेंशन जाएगी, या फिर सारांश से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए उसके साथ डिनर डेट पर? चैप्टर 19 सारांश की धमकी, हीर का प्रेशर और गुस्सा। सारांश हीर के साथ डिनर डेट पर जाना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ विक्रम ने उसी शाम के लिए महराज के साथ मीटिंग फिक्स कर दी थी, ताकि सक्षम और हीर की एंगेजमेंट के बारे में डिस्कस कर सके। हीर इन दोनों में उलझ कर रह गई थी। रावी के घर से हीर अपने घर निकल गई। जैसे ही वो घर पर पहुंची, माही पहले से हीर उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। कशिश हीर और सक्षम की एंगेजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसने मालिनी से कहा, मोम, अगर दादाजी ने ये प्रॉपर्टी हीर के नाम नहीं की होती ना, तो आज मेरी एंगेजमेंट सक्षम से हो रही होती। इस हीर ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, आप देखना एक दिन मैं इसे खून के आंसू रुलाऊंगी। मालिनी ने कशिश को समझाया, थोड़ा सब्र करो बेटा, वैसे भी सक्षम तो तुम्हारे हाथों में है। फिर भले ही वो सगाई हीर से क्यों न कर ले, लेकिन प्यार तो तुमसे ही करता है ना। तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें तो इस वक्त ये सोचना चाहिए कि इस हीर को जमीन पर कैसे उतारा जाए।
कमरे में माही हीर को कुछ तैयारी जैसे कि ज्वेलरी कपड़े सब दिखाते हुए कह रही थी, बेटा ये देखो, ये तुम्हारे पापा और मैंने सक्षम के लिए ये सेलेक्ट किया है। तुम्हें तो उसका टेस्ट पता होगा ना, हमें बता दो अगर ये उसे अच्छा लगेगा या नहीं, अगर नहीं लगेगा तो भी बता दो, हम उसके लिए कुछ और ले लेंगे। वैसे तुम्हें कैसी रिंग चाहिए ये भी सक्षम से डिस्कस कर लेना, हमने तुम्हारे और सक्षम के लिए कपल रिंग देख रखी है। सगाई की बातों से ही हीर को अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे अंदर से उसका दिल कह रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है। इसलिए नहीं क्योंकि वो सक्षम से नफरत करती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उसकी शादी सारांश से हो चुकी थी और वो किसी और के साथ सगाई नहीं करना चाहती थी। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे मैं सारांश के साथ कुछ गलत कर रही हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं उसे धोखा दे रही हूँ। ऐसा तो तभी होता है ना जब आप किसी से प्यार करते हो, लेकिन मैं तो सारांश से प्यार नहीं करती। मैं क्या करूं कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर मैं सारांश के साथ डिनर पर गई तो सक्षम और मेहरा फैमिली को मुझ पर शक हो जाएगा, और अगर नहीं गई तो पता नहीं सारांश क्या करेगा। हीर का ध्यान तैयारी में बिल्कुल नहीं था। ये देख माही ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो ना? अगर कुछ पसंद नहीं आए तो बता दो। हीर ने अपना फोन उठाया और बोली, नहीं मॉम, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, आपको तैयारी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हीर वहां से तुरंत अपने कमरे में चली गई। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। अब वो और ये प्रेशर हैंडल नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने सारांश को कॉल लगाया। दूसरी तरफ सारांश इस वक्त अपने ऑफिस में था। उसकी ऑफिस शहर की सबसे बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग में था, जहां 14th फ्लोर पर सारांश का केबिन था। वो ग्लास वॉल के पास खड़ा होकर बाहर का नजारा देख रहा था, तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर हीर का नाम देख उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने फोन उठाया तो सामने से हीर ने एक सांस में कहा, सारांश, आई एम सॉरी, शायद आज रात में तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं चल पाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन मॉम डैड ने आज ही मेहरा फैमिली से मिलकर मेरी और सक्षम की एंगेजमेंट की तैयारी डिस्कस करने के लिए कहा है, तो शायद शाम को मुझे वहां जाना पड़ेगा। आई होप तुम मेरी प्रॉब्लम समझोगे। एक सांस में इतना कहकर हीर चुप हो गई और सारांश के जवाब का इंतजार करने लगी। वहीं दूसरी तरफ सारांश की पकड़ अपने फोन पर कसती जा रही थी, लेकिन फिर भी उसने आराम से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, फैसला तुम्हारा है, तुम तय कर लो कि तुम्हें कहाँ जाना है। सारांश की बात सुन हीर ने एक राहत की सांस ली, लेकिन उसकी ये खुशी कुछ ही पल की थी। अगले ही पल सारांश ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आज रात तुम यहाँ मुझसे मिलने नहीं आए तो बचाने वाला बर्बाद भी कर सकता है, आगे तुम समझदार हो। सारांश की बातों में उसका पागलपन साफ सुनाई दे रहा था। हीर और ज्यादा परेशान हो गई। सारांश ने उसकी एक बात नहीं सुनी और कॉल काट दिया। हीर यहाँ पर परेशान हो गई और दूसरी तरफ सारांश ने अपना फोन जमीन पर फेंक दिया, जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए। मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं उससे सक्षम की नज़र तुम पर, लेकिन फिर भी मैं इस नाटक को जारी रख रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। चाहूँ तो एक ही पल में सक्षम को बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बदले के बीच नहीं आना चाहता। पर अगर तुमने मेरी जगह उसे चुना तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगा। दूसरी तरफ अब तक हीर भी परेशान हो गई थी कि उसे क्या करना चाहिए। वो जानती थी कि अगर उसने सारांश की बात नहीं मानी तो सारांश कुछ ना कुछ जरूर करेगा, क्योंकि वो चुप बैठने वालों में से नहीं था। देखते ही देखते पूरा दिन बीत गया। हीर अभी भी परेशान थी। विक्रम और माही दोनों तैयार हो चुके थे। सुहासिनी देवी भी आज उनके साथ उनकी सगाई की बातचीत के लिए मेहरा मेंशन जाने वाली थी। साथ ही उसने विजय और मालिनी को भी वहां आने के लिए कह दिया था। सब लोग तैयार होकर हॉल में हीर का इंतजार कर रहे थे। हीर के आते ही सब मेहरा मेंशन के लिए निकलने वाले थे। हीर काफी देर तक नहीं आई तो माही ने एक सर्वेंट को उसे बुलाने के लिए भेज दिया। कुछ देर बाद वो सर्वेंट भागते हुए वापस आए। मैडम, हीर बेबी तो अपने कमरे में नहीं है। उस सर्वेंट की बात सुन मालिनी तुरंत बोल पड़ी, देख लो, यहाँ हम उसकी सगाई की बात करने उसके ससुराल वालों के घर जा रहे हैं और इस मैडम का खुद का कोई अता पता नहीं है। देखा अपने माँ। सुहासिनी देवी भी बोली, हम देख रहे हैं मालिनी। विक्रम, तुम्हारी बेटी को किसी चीज की सीरियसनेस है या नहीं? क्या अब वो हमारी नाक कटवा कर ही दम लेगी? कहाँ है वो? हमें देर हो रही है, अगर हम वहां लेट पहुंचे तो महराज क्या सोचेंगे हमारे बारे में? विक्रम माही की तरफ देख रहा था। वही माही सुबह से देख रही थी कि हीर कुछ परेशान थी। उसने कुछ सोचकर तुरंत कहा, हो सकता है कि हीर पहले ही सक्षम के साथ वहां चली गई हो। मुझे लगता है हम लोगों को चलना चाहिए, हीर वक्त से पहुंच जाएगी। विक्रम ने भी माही का साथ दिया। हो सकता है कि उन दिनों का कुछ और प्लान हो और वहां से सीधा मेहरा मेंशन पहुंचने वाले हो। मैं रास्ते में हीर से बात कर लूंगा, फिलहाल हम चलते हैं।
सुहासिनी देवी का मुंह बन गया, लेकिन फिर भी वो मालिनी और विजय के साथ मेहरा मैंशन जाने के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर में वो लोग मेहरा मैंशन पहुंच चुके थे। यहाँ दूसरी तरफ हीर कार ड्राइव कर रही थी। सारांश ने उसे पहले से ही एक लोकेशन भेजी थी जहां उसे डिनर के लिए आना था। करीब 15 मिनट की ड्राइव के बाद हीर एक 5 स्टार होटल के टेरेस गार्डन रेस्टोरेंट पर पहुंची, जहां सारांश पहले से ही मौजूद था। एक टेबल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था और पूरे टेरेस गार्डन को कैंडल से जगमगाया गया था। वहां की सजावट ताज़ा फूलों से की थी, जिसकी खुशबू हवा में महक रही थी। साथ ही कुछ फेरी लाइट्स में हीर के कुछ फोटोग्राफ्स वहां पर लगाए हुए थे। हर जगह रेड कलर के हॉट शेप बैलून लगे हुए थे। उस जगह की डेकोरेशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी आशिक ने अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने के लिए उस जगह को डेकोरेट करवाया हो। हीर के आते ही सारांश अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने साथ लाए एक बॉक्स को हीर की तरह आगे करते हुए कहा, मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगी, तुम यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ड्रेस मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसे पहन लो और तैयार हो जाओ। हीर ने फिर एक बार सारांश को समझने की कोशिश की। सारांश प्लीज समझने की कोशिश करो, अगर मैं वहां वक्त नहीं पहुंची तो पता नहीं क्या होगा। अगर सक्षम को मेरे इरादों पर जरा भी शक हो गया तो मैं अपना बदला खो बैठूंगी, और ये मैं किसी भी कीमत पर नहीं चाहती। सारांश ने हीर का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, फिलहाल जितना मैं कर रहा हूं उतना ही करो। जितनी जल्दी तुम मेरी बातें मानोगी इतनी जल्दी मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। हीर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने सारांश का दिया हुआ ड्रेस पढ़ा और वहां से चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। सारांश हीर के लिए एक रेड कलर का फ्लोरल बॉलरूम ड्रेस लेकर आया था। कुछ ही देर में हीर जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज करके बाहर आए। जल्दी जल्दी में कपड़े चेंज करने की वजह से उसके बाल बिखर गए थे, लेकिन फिर भी वो भला की खूबसूरत लग रही थी। वो ड्रेस बिल्कुल हीर को फिट आ रही थी। उसकी बॉडी का हर एक कर्व उस ड्रेस में साफ नजर आ रहा था। हीर को उस ड्रेस में देख सारांश उसे देखता ही रह गया। हीर चलते हुए उसके पास आए और बोली, ये लो मैंने तुम्हारी दी हुई ड्रेस पहन ली, अब तो बड़ी जल्दी है तुम्हें मुझसे दूर जाने की स्वीट हार्ट। कहीं तुमने सक्षम से शादी न करने का फैसला बदल तो नहीं लिया? कहीं इसलिए तो तुम मुझसे भाग नहीं रही? हीर ने लगभग गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अगर मुझे ऐसा ही कुछ करना होता तो मैं पहले ही कर देती। अगर मुझे अपने इरादों से पीछे हटना होता तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। मैं अभी भी अपने बदले पर कायम हूँ। सक्षम से नफरत करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ नफरत। हीर की बात सुन सक्षम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दैट्स लाइक माई गुड गर्ल, चलो डिनर करते हैं। हीर आकर टेबल पर बैठी। उसने तभी नोटिस किया कि पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खाली था। दरअसल सारांश ने वो पूरा रेस्टोरेंट सिर्फ अपने और हीर के लिए बुक करवाया था। हीर जल्दी जल्दी डिनर करने लगी, वही सारांश बड़े ही आराम से खाना खा रहा था। सारांश ने करीब आधा घंटा लगा दिया अपना डिनर खत्म करने में। हीर के फोन पर अब तक माही और विक्रम के कई कॉल आ चुके थे, लेकिन हीर उनका कॉल रिसीव नहीं कर पाए। वो खुद को बहुत बेबस और लाचार महसूस कर रही थी। आज पहली बार उसे सारांश से शादी करने के अपने फैसले पर रिग्रेट हो रहा था। आखिरकार हीर के सब्र का बांध टूट गया। वो गुस्से में खड़ी हुई और चिल्लाए, बस करो सारांश, क्यों तुम मुझसे खेल रहे हो? क्या चाहते हो तुम? तुम्हें पता है ना, अगर मैं वक्त पर वहां नहीं पहुंची तो क्या होगा? फिर भी तुम क्यों मुझे? लेकिन हीर इससे आगे कुछ कहती है उससे पहले ही सारांश ने अपना फोन हीर की तरफ आगे घुमा दिया, जिसे देख हीर चौंक गई। हीर बहुत ध्यान से फोन की स्क्रीन पर चल रहे वीडियो को देख रही थी। उस वीडियो को देखा उसका सर चकराने लगा था। ये वीडियो, सारांश के फोन पर कौन सा वीडियो चल रहा था? आखिर क्यों सारांश हीर को मेहरा मेंशन नहीं जाने देना चाहता था? क्या हीर के मेहरा मेंशन वक्त पर न पहुंचने की वजह से सक्षम को हीर पर शक हो जाएगा? Ch20 किस वाली डील हीर की मजबूरी। सारांश ने जबरदस्ती हीर को अपने साथ डिनर डेट पर आने के लिए मजबूर कर दिया था। उसी शाम हीर को मेहरा मेंशन जाना था ताकि वहां पर सारांश, सक्षम और हर की एंगेजमेंट की प्लानिंग हो सके। आखिरकार जब गुस्से में हीर वहां से निकल रही थी तभी सारांश ने उसे अपने फोन में एक वीडियो दिखाए, जिसे देखकर हीर दंग रह गई। ये वीडियो, ये सब क्या हो रहा है सारांश? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझाओगे प्लीज? हीर ने लगभग पागल होते हुए पूछा। उसकी बात सुन सारांश मुस्कुराने लगा। उसने हीर के चेहरे पर आ रही लट को उसके कान के पीछे करते हुए प्यार से उसका गाल सहलाया। वो क्या है ना स्वीटहार्ट, मैं कुछ भी देख सकता हूँ लेकिन तुम्हें परेशान या हट नहीं देख सकता। आज मेहरा मेंशन सिर्फ तुम ही लेट नहीं पहुंचने वाली, कोई और भी है जो इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत की तरफ बढ़ रहा है।
सारांश का ध्यान फिर से अपने फोन पर चला गया। हीर के चेहरे से भी डर और परेशानी बिल्कुल गायब हो गई थी, मानो अचानक से उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई थी, वो बहुत ही खुशी से उसे वीडियो को देख रही थी। दरअसल सारांश के फोन पर इस वक्त एक वीडियो चल रहा था जो कि एक रेव पार्टी का था। ये पार्टी सक्षम के दोस्त के फार्म हाउस पर हो रही थी, जहां पर सक्षम कशिश के साथ था। पार्टी में बहुत सारे लोग थे। कुछ थे जो ड्रिंक कर रहे थे, कुछ थे जो सिगरेट पी रहे थे, कुछ खुलेआम लड़कियों के साथ इंटीमेट हो रहे थे और कुछ तो ड्रग ले रहे थे। ये सब कुछ देखकर हीर बहुत खुश थी, क्योंकि इस वक्त सक्षम मेहरा मेंशन में नहीं था। हीर के चेहरे पर खुशी देख सारांश भी बहुत खुश हो गया। हीर ने सारांश से कहा, थैंक यू सो मच सारांश, तुम नहीं जानते कि तुमने मेरी कितनी बड़ी हेल्प कर दी है। इस वीडियो से मैं सक्षम के साथ क्या कुछ कर सकती हूँ। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुमने मेरे हाथों में सक्षम की बर्बादी का सामान थमा दिया है। हीर सारांश के हाथों से उसका फोन लेने ही जा रही थी कि सारांश ने हाथ पीछे खींच लिया और फोन बंद करके अपने जेब में रख दिया। उसने कशिश की कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब कर बोला, इतनी आसानी से नहीं स्वीट हार्ट। हीर को सारांश का बदलता बर्ताव बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। कभी वो उसकी मदद कर रहा था तो कभी उसे परेशान कर रहा था। सारांश हीर के पास आया और उसके कानों में धीरे से बोला, हर चीज की एक कीमत होती है, इस वीडियो की भी एक कीमत है। अगर तुम वो कीमत चुका सकती हो तो ये वीडियो तुम्हारा। सारांश की बातों पर ही चौंक गई। कुछ पल पहले सारांश उसके लिए वो इंसान था जो उसे मुसीबत से बचा रहा था, तो अगले ही पल सारांश उसके लिए वो इंसान बन चुका था जो उसका फायदा उठाना चाहता था। हीर किसी भी हालत में उस वीडियो को हासिल करना चाहती थी, इसलिए उसने सारांश से कहा, बताओ क्या कीमत है। तुम्हें पैसे ही चाहिए ना? मैं तुम्हें दे दूंगी, जितने पैसे बोलोगे उतने दे दूंगी, लेकिन ये वीडियो मुझे चाहिए। हीर की बात सुन सारांश ने हाथ बांध लिए और कुछ सोचने का नाटक करने लगा। कम ऑन बेबी, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि पैसों की मेरे पास कोई कमी नहीं है। जो आदमी तुम्हें 50 करोड़ का नेकलेस गिफ्ट कर सकता है, क्या वो इस छोटे से वीडियो के लिए तुमसे पैसे लेगा? हीर इरिटेट हो गई। उसने भी हाथ बांध लिए और पूछा, तो फिर बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो भी चाहिए मांग लो, मैं तुम्हें वो दे दूंगी और उसके बाद ये वीडियो मेरे हवाले करो। वो इरिटेट होते हुए मन ही मन बोली, ये मेरी ही बेवकूफ़ी है जो मैं इस आदमी को अच्छा समझ बैठी। मुझे लगा कि इसे मेरी फिक्र है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फिश इंसान है जो हर चीज़ में अपना मतलब ढूंढता है। हीर सारांश के बोलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन सारांश अभी तक चुप था। ये देखी ने फिर से चिल्लाकर कहा, अब बताओगे भी? सारांश के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक कठोर हो गए। उसने कहा, प्यार से बेबी, प्यार से पूछोगी तो जरूर बताऊंगा। और हाँ, याद रहे कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है, मुझे तुम्हारी नहीं। और हेल्प कैसे मांगी जाती है ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। हीर ने इरिटेट होकर आंखें बंद कर ली और कहा, ठीक है फाइन, प्लीज सारांश मेरी हेल्प कर दो। बताओ मैं इस वीडियो के बदले तुम्हें क्या दे सकती हूँ? हीर ने बहुत ही धीमी और प्यारी आवाज में सारांश से कहा, जिसे सुन सारांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हीर को और अपने करीब कर लिया और कस के उसकी कमर को पकड़ लिया। वो उसके चेहरे के करीब आते हुए बोला, देखो कितना इजी है, अगर इतने प्यार से बोलोगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा। ट्रस्ट मी, तुम्हारे लिए इस दुनिया को आग भी लगा दूंगा, लेकिन आज इस वीडियो की कीमत तो मैं लेकर रहूंगा। आज के लिए सॉरी। सारांश बातों को गोल गोल घूम रहा था और हीर चिढ़ रही थी। अब बेकार का सस्पेंस बढ़ाना बंद करो और बताओ मुझे कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें वो चीज लाकर दे दूंगी। सारांश ने हीर की गर्दन पकड़ ली और उसके होठों के करीब आते हुए बोला, जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास ही है। तुम्हें कहीं लेने जाने की जरूरत नहीं है। मुझे किस चाहिए? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे किस करो, पैशनेट वाली, डीप वाली, प्यार वाली, जुनून वाली, एक किस। सारांश की बात सुन हीर हक्का बक्का रह गई। उसने अगले ही पल सारांश के हाथ अपनी कमर से हटाए और उसे दूर धकेलते हुए बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? हमारे बीच डील हुई थी, शायद तुम भूल गए हो। सो लेट मी रिमाइंड यू, हमारी डील ये थी कि तुम। सारांश ने हीर को घुमा दिया और उसे पीछे से हक करके करीब कर लिया। वो हीर की गर्दन को स्निफ करने लगा। मैं कुछ भी नहीं भूला स्वीट हार्ट, कुछ भी नहीं। डील ये थी कि मैं बिना इजाजत के तुम्हें नहीं छू सकता। ये तो नहीं कि तुम मुझे नहीं छू पाओगी, और ये किस मैं तुम्हें नहीं करूंगा, तुम मुझे करोगी। सारांश ने हीर को कसकर पीछे से गले लगाया हुआ था। उसके दोनों हाथ ही के पेट पर थे और काफी मजबूती से उसने हीर को बाहों में जकड़ रखा था। हीर उसकी कैद से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकामयाब हो रही थी। सारांश के जोर के आगे हीर बेबस थी। इन योर ड्रीम्स सारांश ओबरोए, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, छोड़ो मुझे।
मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, मेरी गलती है जो मैंने तुमसे अच्छाई की एक्सपेक्टेशन रखी। तुम कितने घटिया आदमी हो, तुम्हें क्या लगता है तुम दूसरी लड़कियों की तरह मुझे भी यूज करोगे और मैं तुम्हें यूज करने दूंगी? कभी नहीं, तुम भूल रहे हो कि मेरा नाम हीर राजवंश है। हीर की ऊंची आवाज पर सारांश का दिमाग हिल गया। उसने हीर की ठुड्डी पकड़ ली और उसके गले पर काटते हुए बोला, रॉन स्वीट हार्ट रॉन, तुम्हारा नाम हीर राजवंश था, अब तुम हीर सारांश ओबरॉय हो। अगर मैं चाहूं ना तो बिना तुम्हारी इजाजत के तुमसे अपना हक ले सकता हूं। तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकता हूं जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है, लेकिन मैं तुम्हारी इजाजत के साथ सब कुछ करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ वो सब कुछ करो, प्यार की उस हद तक जाओ जिसके बाद वापस लौटना नामुमकिन हो जाए। सारांश की बातों से हीर को किसी सन की पागल प्रेमी की वाइब आ रही थी। वो एक और पल अब सारांश के करीब नहीं रह सकती थी। उसने सारांश को पीछे धक्का दिया, उसके पेट पर कोहनी मारी और उससे दूर होते हुए बोली, नो, नेवर नेवर एवर, मैं तुम्हें किस नहीं करूंगी। और जहां तक बात रही इस वीडियो की, तो ठीक है, नहीं चाहिए मुझे ये वीडियो। रखो इसे अपने पास, लेकिन तुम किसी भी चीज का इस्तेमाल करके मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। हीर के इस तरह धक्का देने पर सारांश को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपना गुस्सा थूक के साथ घटक गया और नॉर्मल टोन में बोला, मैं कर तो बहुत कुछ सकता हूँ स्वीट हार्ट, लेकिन ये मेरी शराफत है कि मैं कुछ कर नहीं रहा। ठीक है, अगर तुम्हें ये वीडियो नहीं चाहिए और तुम मुझे इसके लिए किस नहीं करना चाहती, तो मैं तुम्हें एक दूसरी वजह भी दे सकता हूँ मुझे किस करने की। हीर की आंखें कंफ्यूजन के मारे छोटी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सारांश किस बारे में बात कर रहा था। सारांश ने हीर का हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ ऊपर की तरफ उठने लगा। उसने हीर की उंगली को एक तरफ पॉइंट किया। जब हीर की नजर वहां गई तो उसने देखा वहां पर भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। सारांश ने प्यार से उसके बालों को सहलाया और उसे आगे कर लिया। सारांश ने हीर की पीठ पर किस करते हुए कहा, तुम्हारा यहाँ आना, मेरा दिया ड्रेस पहनना, मेरे साथ डिनर करना, सब कुछ इस कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, मुझे किस करो और दोनों के दोनों वीडियो हासिल कर लो, या फिर मुझे किस ना करके मुझे मजबूर कर दो कि मैं इस वीडियो को सक्षम और उसके पूरे परिवार को दिखा दूं। चॉइस इज योर स्वीट हार्ट। सारांश की किस की डिमांड सुन पहले तो हीर को उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन सारांश की इस धमकी के बाद हीर की आंखों में नमी आ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया था, अपना बदला लेने के लिए जिसका इस्तेमाल करना चाहा था, आज वो खुद उसका इस्तेमाल कर रहा था। हीर के हाथ गुस्से में कसते जा रहे थे, वही उसकी आंखों में गुस्से और बेबसी के मारे नमी आ रही थी। हीर ने मन ही मन खुद को कोसना शुरू कर दिया। क्यों मैंने इस सारांश पर भरोसा किया? सक्षम से मैंने प्यार किया था, उस पर भरोसा किया था, तब उसने मेरे भरोसे का खून किया, और आज जब मैंने सारांश को चुना, उस पर भरोसा करना बस शुरू ही किया तो उसने भी मुझे धोखा दे दिया। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरी किस्मत इतनी बुरी है? घिन आती है मुझे अपने आप पर कि मैंने मदद के लिए ही सही लेकिन सारांश को चुना, ये जानते हुए भी कि वो किस किस्म का इंसान है। हीर का गुस्सा सारांश पर फूट पड़ा। पहले मुझे सिर्फ लगता था कि तुम एक घटिया इंसान हो, तुम पर लोग इल्जाम लगाते हैं, तुम अंदर से इतने बुरे नहीं हो, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। लोग सही कहते हैं तुम्हारे बारे में, तुम सिर्फ एक प्लेबॉय हो जिसे जिस्मों से खेलना अच्छा लगता है और कुछ भी नहीं। तुम पर भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, जिसे मैं आज की बात कभी नहीं दोहराऊंगी। हीर की बातों से सारांश के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं थे। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अभी भी वैसे की वैसे ही थे। आखिरकार हार मानकर हीर सारांश के करीब जाने लगी। उसने धीमी आवाज में सारांश से कहा, ये पहली और आखिरी बार होगा जब हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब हैं। हीर धीरे से सारांश के होठों की तरफ झुकने लगी। उसकी आंखों से अब बड़े बड़े आंसू उसके गालों से होते हुए जमीन पर गिर रहे थे। हीर को अपना आत्मसम्मान, अपना वजूद टूटा हुआ नजर आ रहा था। उसके दिल में अजीब सा दर्द उठ रहा था। हीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और सारांश के होठों के बहुत करीब आ गई। जब हीर के होंठ लगभग सारांश के होठों को छूने वाले थे, सारांश जो कि उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहा था, उसने अचानक ही हीर को रोक दिया। क्यों रोक दिया सारांश ने अचानक हीर को? क्या सारांश की इस जिद से हीर और सारांश का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा? हीर के किस करने के बाद भी क्या सारांश अपना वादा निभाएगा? आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।